हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्रक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। और एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको हम शॉर्ट क्लिप्स में पढ़ेंगे। पूरे एनसीईआरटी का जो चैप्टर है यहाँ पर हम समराइज कर लेंगे विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको पता होनी चाहिए विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज का 6वां लेक्चर है, ठीक है। तो आप जब मार्क्स ऑफ पेपर्स को देख रहे हैं तो मार्क्स ऑफ पेपर जब आप देखोगे तो इस तरीके से आपको एक कोर्स का एक डायग्राम दिखेगा, या आप कह सकते हो इमेज कवर दिखेगा, थंबनेल दिखेगा। तो आप यहाँ जब ऐप पर जाओगे तो आप इस को देख लेंगे, ठीक है ना। ये जेईई नीट और बोर्ड सबके लिए है। और बात करें अगर तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके लिए बनाया है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में मैंने ये तैयार किया है, दिन रात करके आपके लिए पूरी प्रेजेंटेशंस, क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड मैंने किए हैं तैयार, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और सभी बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे। क्वालिटी कॉन्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे क्रक्स के, जो मैं क्रक्स का मतलब एनसीईआरटी का रिवीजन, थोड़े से मतलब पूरे बड़े बड़े चैप्टर्स का छोटे से वीडियो में रिवीजन, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। वीडियो लेक्चर्स तो आप देख ही रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे क्रक्स के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यस, जेईई नीट और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, हालांकि बोर्ड पे इतना फोकस नहीं होगा उन क्वेश्चंस के अंदर, तो बेसिकली जेईई और नीट को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स के ऊपर बढ़िया एमसीक्यूज बनाए गए हैं। जो भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बेसिस पे बढ़िया एमसीक्यूज आपके लिए तैयार करे हैं। बहुत मेहनत लगी है बट लेकिन फाइनली तैयार हुए हैं। आप जाके कोर्स में देख सकते हैं। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। आई होप आप हर चीज़ का बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फ्री कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फ्री मिलने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड यू हैव टू डाउनलोड दी मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप, और इसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के साथ साथ 5 स्टार रेटिंग भी दे देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्रक्स के कोर्स पे जाना है। यहाँ पर आपको 999 रुपीज़ दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो पेड है, बट लेकिन आपने अभी पूरी बात सुनी ही नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कुछ भी। तो देखो, फ्री कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद में क्या होगा, इस पर जाने के बाद में बेसिकली आपको इस तरीके से कोर्स दिख जाएगा खुल के, इस तरीके से कुछ आ जाएगा जहां पर लिखा आएगा ऐड टू कार्ट 999 रुपीज़, और सारे जो लेक्चर्स हैं कोर्स के और जो भी कंटेंट है, पीडीएफ है, नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर जब आप ऐड टू कार्ट करोगे तो ऐड टू कार्ट करने के बाद में क्या होगा, ऐड टू कार्ट करने के बाद में आपको 999 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। अब फिर आप सरप्राइज कि सर यहाँ तो पैसे आ रहे हैं, आपने तो झूठ बोला इसका मतलब, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक प्रोमो कोड लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का, तो उसमें आपको लिख लेना है एनसीईआरटी क्रक्स। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को लिखोगे, बूम, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 0 रुपीज़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आपको 0 रुपीज़ पे कर देने हैं। प्रोसीड टू पे करने के बाद में आपके माई कोर्सेज सेक्शन में ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको एंजॉय करने को मिलेगा। आप पीडीएफ नोट्स पढ़ सकते हैं, उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हैं, और उसके अलावा खूब सारे भर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार करे हैं। बहुत मेहनत लगी है, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ में प्रोवाइड करे हैं। आई होप आपको ये मजा आएगा, और आई होप कि आप सभी लोग ऐप को भी रेट करोगे। थोड़ा सा हमें भी एप्रिशिएशन मिलेगा कि बच्चों को ये काम पसंद आया है, ठीक है। कमेंट में भी आप बता देना कि आपको एनसीईआरटी क्रक्स की जो सीरीज है, जो मैं बना रहा हूँ इतनी शिद्दत के साथ में, इतनी मेहनत के साथ में, आपको उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि दिस इज दी गोल्ड, ये बेसिकली गोल्ड है ना। तो आई होप कि आप इस गोल्ड को पूरी तरीके से अपने माइंड में बिठाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे वो आपके जेईई के हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे वो पीसीएम पढ़ें, चाहे पीसीबी पढ़ें, तो फिजिक्स उनके लिए बड़ी सर में दर्द करती है। यार फिजिक्स बहुत कठिन लगती है बच्चों को। देखा जाए तो थोड़ी कठिन है भी, इतने आसान भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसान बनाई जा सकती है बट आसान नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स को समझने का क्या तरीका है, तो फिजिक्स को जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी क्रक्स एक चैप्टर का, तो ऐसे ही फिजिक्स को इसी स्टाइल में पूरे फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ये तो सिर्फ
सिर्फ मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूँ या कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको पूरी फिजिक्स को ट्रिकी वे में पढ़ना है, क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अलग चीज़ होती है, थ्योरी अलग चीज़ होती है, और उसको अप्लाई कर क्वेश्चंस में करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ये तो एक बार को आप किताब में अगर पढ़ेंगे तो भी शायद आपको समझ में आने लगे, बट क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो आपको कोई किताब नहीं समझा सकती, वो आपको मैं ही समझा सकता हूं। तो ऐसे केस में आपको कैसे वो चीज़ अटेंड करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको फिजिक्स टफ लगे तो यहाँ पर हेयर रोई सर कम इनटू पिक्चर। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ करना चाहता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो क्या है, 42 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे कोर्स जो 2020 में था उसमें से आए थे। यस यू हर्ड राइट। अगर आपको एक प्रूफ चाहिए तो ऐसे बेस में मैं अभी आपको एक बताऊंगा। बेसिकली क्या था, अगर आप नीट के लिए प्रूफ लेना चाहते हैं तो जो पेपर हुआ था नीट का सितंबर में, वहां पर 12 तारीख को मैंने एक मॉक टेस्ट कराया था जिसमें एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन 13 तारीख को रिपीट हुए थे पेपर में। कुड यू इमेजिन दिस थिंग, है ना। अभी मैं आपको और बताता हूं, 42 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 आए हैं। 3 क्वेश्चन, अब आप कहेंगे 3 क्यों नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा अलग से दे देता है, उनकी पता नहीं चलती है कि 100% प्रेडिक्टिविटी नहीं हो पाती है। बट लेकिन 2019 में 38 क्वेश्चन आए थे, है ना, मेरे नोट्स से, और 2020 में 42 क्वेश्चंस आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2021, 2022, 2023 किसी भी ईयर में नीट के अंदर 38 to 42 से कम कभी नहीं आने वाले, ठीक है ना। हो सकता है 43 ही आ जाएं, पर ऐसा नहीं होगा कि 40 से कम आ जाएं। तो आई होप कि आप इस चीज़ की वैल्यू समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, है ना। फिर उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 23 सिमिलर क्वेश्चंस आए थे मेरी लास्ट टाइम डीपीपी से, जो मैंने कोर्सेज के अंदर आपको दी हुई हैं। उसके अलावा 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली बिना डेटा चेंज करे एग्जैक्ट आए थे। मतलब सिमिलर क्वेश्चन का मतलब होता है कि सिर्फ डेटा चेंज करके आ जाना, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है, कि बिना डेटा चेंज करे एज इट इज आ जाना। तो आप मॉक टेस्ट देखोगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मॉक टेस्ट मैंने कराया था उसमें से एग्जैक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए। तो बच्चों इस लेवल पे मैंने काम किया है। लॉजिक गेट और सस्पेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे जो मैंने मॉक टेस्ट में कराए थे, वो एग्जैक्टली अगले ही दिन नीट के अंदर आए थे। इवन जेई के अंदर भी, जेई मेंस के अंदर भी हर शिफ्ट में 15 से ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट्स, मेरी डीपीपीज और मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सीट्स मैंने दी हुई हैं कोर्सेज के अंदर उनमें से आती हैं। आप भी इसका फायदा उठा लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ रिव्यूज़ हैं, ये लेटेस्ट है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे सैकड़ों रिव्यूज़ हैं, लेकिन ये कुछ लेटेस्ट हैं, बच्चों ने बोला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई करी है उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिले हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन ने तो एक्जैक्टली बताया है कि नीट का पेपर मिला तो मुझे सेम क्वेश्चन मिले एंड 29 डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर बच्चों का रेस्पॉन्स है। ये तो सिर्फ 1-2 बच्चे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऐसे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ 1 साल या 2 साल के लिए जुड़ने के लिए, इस लेवल पे पढ़ाई करने के लिए, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स, सारे क्वेश्चंस, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, इसके लिए आपको क्या काम करना है, इसके लिए कंप्लीट फिजिक्स कोर्स, जब भी आप मार्क्सा पैप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्रक्स जब आप लोगे, तो एनसीईआरटी क्रक्स का जब आप इसको कर लोगे अपने कार्ट में, मतलब उसको आप जब माई कोर्सेज में ऐड कर लोगे, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, कंप्लीट फिजिक्स कोर्स पर जाना है। तो अगर आप 1 साल के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 1 साल के लिए जुड़ सकते हो, नहीं तो 2 साल के लिए जुड़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, 1 साल के लिए जुड़ना है तो 1 साल के लिए जुड़ जाओ, 2 साल के लिए जुड़ना है तो 2 साल के लिए जुड़ जाओ, डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ईयर, ठीक है। तो इसमें आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे खुद के पढ़ाए हुए, जिसमें आपको प्रॉपर ट्रिक्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। इवन आपको देखना है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। इवन माइक्रो कोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको मेरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे ट्रिक्स के लिए। तीसरे नंबर पे आपको डीपीपीज मिलेंगी प्रॉपर, जिनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा हर टॉपिक के बाद में। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, तो वेक्टर में मान लो मैंने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो मुझे प्रॉपर उसका एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी जिसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता हूं। फिर उसके अलावा मुझे यहां पर प्रॉपर मिलेगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपके लिए। तो अल्टीमेटली ये 360 डिग्री पर आपके लिए पूरा एक कंप्लीट कोर्स होता है, जहां पर आपको इसे पढ़ने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बाद में अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आएंगे, लेकिन ये सब जुड़ा हुआ है। करंट और मैग्नेटिज्म से जुड़ के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनता है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो माने करंट और मैग्नेटिज्म माने मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो करंट और मैग्नेटिज्म को जोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर बनता है। तो अगर हम बात करें बच्चों इंट्रोडक्शन की, तो हमें समझना पड़ेगा, थोड़ी सी मैं 2-4 पॉइंट्स आपको बता देता हूं जो आपको क्लैरिटी लाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। पहली
चीज क्या है कि वो फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब यहां पर हम क्या जनरेट कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो होता है कि हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सीखा था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना रहे हैं, ठीक, मतलब दोनों ही चीज पॉसिबल है, या तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना लो या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके करंट बना लो, दोनों ही चीज पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए ये वाइडली यूज करी जाती है हमारे डेली अप्लायंसेस में। फिर उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग जो होती है फ़ोन में, वो भी ईएमआई के थ्रू होती है। फिर उसके अलावा जो ईएमआई होती है वो सजेस्ट करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इंडक्शन से रिलेटेड है। तो नाम से समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक माने मैग्नेटिज्म और इंडक्शन माने इंडक्शन, मतलब कुछ चीज़ इंड्यूस होना, है ना। अगला लिखा हुआ है इंडक्शन मीन्स टू इंड्यूस समथिंग और टू जनरेट समथिंग। इंडक्शन का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ इंड्यूस करी किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में लाके, ठीक है। तो इंडक्शन कुछ ऐसा है, या तो कुछ जनरेट कर रहे हो या किसी में इंड्यूस कर रहे हो। फिर उसके अलावा देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो नाम से समझ आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब आप करंट को इंडक्ट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके। फिर उसके अलावा वी विल सी हाउ द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय फैराडे एंड हेनरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे जनरेटर्स, ठीक है ना। तो हमें समझ आएगा कैसे हेनरी और जो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उनके बिहाफ पर आज के मॉडर्न डे जनरेटर्स बने हुए हैं, इतने ढेर सारे अप्लायंसेस बने हुए हैं और इतनी सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही हैं उस छोटे से प्रयास और इन्वेंशन की वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ऑल्सो पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैपेबल है करंट प्रोड्यूस करने के, ठीक है ना। ये भी हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस पूरे चैप्टर का सारांश मैंने आपको बता दिया इन चीजों में कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में किस चीज का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करना मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो अब मुद्दे की बात है एक्सपेरिमेंट्स की, मतलब अब हम आते हैं असली टॉपिक पे। अभी तो इंट्रोडक्शन था, अभी हम टॉपिक पर आते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया फैराडे और हेनरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फील्ड में। द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर बेस्ड ऑन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब हेनरी और फैराडे ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे अलग अलग तरीके से, उसके बिहाफ पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स और लॉ निकाले जिन्हें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। These experiments are illustrated by the following figures। तो मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाने वाला हूं जिनसे आपको इनके एक्सपेरिमेंट का एक आइडिया मिल जाएगा कि यार इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करे थे और उनका रिजल्ट क्या आया था, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो करा तो बहुत तरीके से था, बट लेकिन मैं आपको मेन कंक्लूजन बता रहा हूं जो हमारे काम की चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, जैसे मान लो ये एक कॉइल थी, इसमें ये गैल्वेनोमीटर था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या किया, ये पूरा सर्किट बना दिया, ऊपर कॉइल है, मान लो कॉपर की कॉइल है, और ये एक सर्किट से मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। क्यों किया गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि मुझे करंट को मेजर करना है। अगर इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है तो कितना इंड्यूस हो रहा है उसको मेजर करने के लिए मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब देखो क्या हुआ कि फैराडे और हेनरी ने ऑब्जर्व किया कि जब एक मैग्नेट को इसके पास ला रहे थे, जब एक मैग्नेट को इसके पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। यस, आपने सही सुना, यानी कि एक कॉइल आप रख लीजिए और उसको गैल्वेनोमीटर से अटैच करोगे, तो जब मैग्नेट को पास लाओगे उसके, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट को पास लाने से करंट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये नेचर का अद्भुत नियम है ना। तो प्रकृति का नियम है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हो। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक कुछ मटेरियल ऐसे हैं नेचर में जिनमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये नेचर का, कुदरत का नियम है कि जब आप मैग्नेट को पास लाते हो उसके एक कॉइल के, है ना, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट आपको मिलता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके करंट को आपने इंड्यूस किया है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा आपको एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और इसका कंक्लूजन क्या निकला अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक सीरीज टेबल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंक्लूजन मिले। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही पास में लाओ, हो सकता है कि आप एक दूसरी कॉइल को इसके पास में ले आओ, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो करंट कैरिंग कॉइल होती हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें जो पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने पिछले से पिछले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से पहला वाला,
मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मैंने बताया था कि जब चार्ज मूव करता है या कोई करंट कैरी कॉइल होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और मैंने डायरेक्शन बताई थी राइट हैंड थंब रूल से, है ना। तो वही वाली बात है, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को इसके पास में लेकर आओगे तो एक बात तो क्लियर है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब जब आप इस दूसरी कॉइल के पास में लेके आओगे, देखो जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आपने एक कॉइल, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाली कॉइल थी कॉइल नंबर 2, आप इस कॉइल को, इसमें करंट आप फ्लो करवाया, आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद में इस कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया। जब आप एक कॉइल में करंट फ्लो कराते हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब आपको पता है कि या तो मैग्नेट ले लो या करंट कैरिंग कॉइल ले लो, दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, इस कॉइल को उठाए और आप इसके पास लेकर आए, है ना। वही वाला सेटअप जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक कॉइल लगाई, तो ऐसे ही आपने ये वाली कॉइल यहाँ पर रखी हुई है और आप इसके पास में दूसरी कॉइल को लेकर आए, तो भी ऐसा हुआ कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला, है ना, यू आर राइट। तो भी ऐसा हुआ कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, अगर आप उसको दूसरी कॉइल के पास लेके जा रहे हैं तो आपको करंट मिलता है ना। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इनको टेबल के फॉर्म में मैंने समराइज करके आपको दिखाया है, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है, जब आप किसी बार मैग्नेट को पुश करते हो कॉइल की तरफ तो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट होता है। मतलब आप किसी बार मैग्नेट को कॉइल के पास में जब लाते हो तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। फिर लिखा हुआ है करंट इज इंड्यूस इन कॉइल C1, मतलब जो कॉइल C1 है इसमें करंट इंड्यूस हुई कॉइल C2 की वजह से ड्यू टू मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल C2। यानी कि जो कॉइल C2 थी, जब आप इसको इसके पास में लेकर आए तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल गया। अब यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, एक टेबल की फॉर्म में मैंने समराइज कर दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे और क्या क्या इनका रिजल्ट था। देखो सबसे पहले क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, प्लेस अ मैग्नेट नियर अ कंडक्टिंग लूप विद अ गैल्वेनोमीटर इन दी सर्किट। मतलब आपने क्या किया, वही एक गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाया और एक लूप आपने रख दिया। अब आपने किया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। तो आपने क्या किया, ये एक लूप लिया जिसको गैल्वेनोमीटर से आपने जोड़ा और आप इसके पास में एक मैग्नेट लेकर आए। तो यहाँ पर ये मैग्नेट है हमारी बार मैग्नेट, आप इसके पास में लेकर आए, ठीक है। लेकिन ये बार मैग्नेट आप चला नहीं रहे हो, ये बार मैग्नेट सिर्फ रखी हुई है इस कॉइल के पास में। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला फराडे को, उन्होंने देखा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यस, कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था। यानी कि क्या हमें समझ आ रहा है कि जब गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट पास में रखे हुए हैं तब करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो कब होता है, करंट फ्लो तब होता है जब आप मैग्नेट को इसके पास ला रहे होते हो या दूर लेके जा रहे होते हो, ठीक है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट तब मिल सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। देखो दोनों सिचुएशन को सोचो। चलो पहले अगला बताता हूं फिर आपको बताता हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, मूव द मैग्नेट टुवर्ड द लूप। यानी कि इसमें तो रुकी हुई मैग्नेट थी, अब क्या है कि आप मैग्नेट को लूप की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब आप इस मैग्नेट को लूप की तरफ मूव कर रहे हो तो इसमें करंट फ्लो हो रहा था और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे क्या समझ आया, इससे यह समझ आया कि जब आप मैग्नेट को लूप के पास लाते हो तो लूप में करंट इंड्यूस हो गया। यानी कि एक चीज हमें समझ आ गई कि रखी हुई मैग्नेट से करंट नहीं आ रहा था। करंट कब आ रहा है कि जब मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हो, है ना, या दूर लेकर जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, फराडे ने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पर ही करंट मिलता है, रखे हुए मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं मिलता है ना। कुदरत का नियम अमेजिंग है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो उन्होंने क्या किया फराडे ने, यार उन्होंने देखा कि चलो रिवर्स करके देखते हैं क्या होता है। तो जब उन्होंने रिवर्स किया तो उन्होंने बेसिकली क्या देखा, पहले देखो मैग्नेट ऐसे आ रही थी, है ना, पहले मान लो राइट की तरफ आ रही थी, तो अब उन्होंने मैग्नेट वापस भेज दी लेफ्ट की तरफ, है ना, कॉइल से दूर भेज दी। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया कि जो गैल्वेनोमीटर है वो रिवर्स हो गया। यस, मतलब जब आप पास लेकर आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर राइट में जा रहा था, जब आप दूर लेकर जा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन भी एक लोचा है, जब आप पास में लेकर आते हो तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, जब आप दूर लेकर जाते हो तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। और ये डायरेक्शन का खेल समझाया लेंज साहब ने, तो वहां पर निकल के आया लेंज लॉ, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या है वो मैं अभी आपको पहले फराडे का समझा दूं, फिर लेंज का समझेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट
मैग्नेट एंड मूव द मैग्नेट टुवर्ड द लूप। आपने क्या किया, ये जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर दिया। मान लो पहले नॉर्थ पोल लूप के पास आ रहा था, तो आपने क्या किया, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल ले आए अब की बार। तो अब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन अब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन रिवर्सेस, यानी कि दोनों ही केस में ये रिवर्स कर गया। या तो आप मैग्नेट को उल्टा करके ले जाओ, है ना, या फिर आप मैग्नेट को दूर ले जाओ। दोनों ही केस में पहला जो डिफ्लेक्शन था उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन आपको मिला, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या सीखा, पहली चीज हमने ये सीखी कि मैग्नेट रखी हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, जब मैग्नेट को पास लेकर आते हो या दूर लेकर जाते हो, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तब करंट मिलता है। पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि मैग्नेट को इसका डायरेक्शन भी हो सकता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। मैग्नेट को पास ला रहे हो तो कुछ और डायरेक्शन आएगा, दूर लेके जा रहे हो तो कुछ और डायरेक्शन आएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं भर भर के, शायद आपको पता भी होगा, है ना। आप में से जिन बच्चों ने देखे होंगे शायद आपको पता भी होगा कि कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस के साथ में, ट्रिक्स के साथ में मैंने समझाया है, ठीक है। तो आप शायद कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, आपके नोट्स में देखो पलट के, थोड़ा मैंने बताया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर अगला है कीप मैग्नेट फिक्स्ड एंड मूव द कॉइल टुवर्ड द मैग्नेट। तो उनके माइंड में एक और खुरापाती आइडिया आया, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैग्नेट को मूव करने की जगह मैग्नेट को पास में रखें, चलो कॉइल को ही ले जाते, तो भी करंट आपको मिला। चाहे आप मैग्नेट को पास लेके जाओ चाहे कॉइल को पास लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट तो हर सिचुएशन में मिल रहा है, ठीक है ना। बस पास लेकर आना है तो भी गैल्वेनोमीटर में करंट मिला। मतलब सिंपल सी बात है कि चाहे कॉइल को पास लेके आओ चाहे मैग्नेट को पास लेके आओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब भाई पास लेकर आ रहे हो तो चेंज हो रहा है ना। कैसे चेंज हो रहा है, देखो, अगर आप मैग्नेट को पास लेके आते जा रहे हो तो जैसे पहले मान लो 10 फील्ड लाइन पास हो रही थी, जितने पास लेके आते जाओगे उतनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, मतलब पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है, पास लेकर आओगे तो करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब चलते रहना चाहिए। अगर रुक गया तो करंट नहीं मिलेगा, अगर चेंज होता रहा तो करंट मिलेगा। कुदरत का नियम है बच्चों ये, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, गॉड गिवन है कि जब आप मैग्नेट को पास लाते हो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो करंट मिलता है, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करते तो करंट नहीं मिलता है। दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, और अगला है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है, देखो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है कि कितनी फील्ड लाइन पास होती है किसी भी एरिया से, किसी भी सरफेस से, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइन इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हो फाई से। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक सरफेस रखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर की तरफ है और आपने एक सरफेस ऐसे रखी हुई है, या फिर मैं इसको ड्रॉ करके अगर बताऊं तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है और आपने जो सरफेस रखी हुई है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल रखी हुई है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और सरफेस ऐसे है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से सिचुएशन ये दी गई है। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। वैसे आपको पता होगी कि जो फ्लक्स होता है वो बी डॉट ए होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, मतलब जो भी लूप है या जो भी एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आएगा बी ए कॉस थीटा। अब मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस कराए हैं फ्लक्स के ऊपर, इवन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी कराए हैं। एस सी वर्मा, डी सी पांडे कोचिंग्स के मॉड्यूल, सबसे मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए हैं नोट्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर। आपने अगर देखे हैं तो नोट्स पलट के देखो, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है जहां पर ये जो बी है वो बेसिकली क्या है, वो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ए क्या है आपका एरिया ऑफ द सरफेस, और आपका थीटा है एंगल विच इज नॉर्मल टू द एरिया, है ना। सिंपल सी बात है। ऐसा यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, वेबर होती है ना, विच इज दी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हेड नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर मुझे वेबर के बारे में निकालना है तो मैं जान चुका हूं कि जो बेसिकली फाई है दैट इज बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर मुझे यहां पर इसकी डेफिनेशन बनानी है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कैसे बोलूंगा, 1 टेस्ला फीट में 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप लूप ले लोगे तो ऐसे केस में जो फ्लक्स आएगा दैट इज दी 1 वेबर। सिंपल सी बात है, ठीक है ना।
सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल होती है बच्चों, और रिलेशन क्या होता है वेबर और मैक्सवेल में, 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको फ्लक्स के बारे में पता होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई फराडे ने अपने नियम दिए, फराडे साहब ने अपने नियम दिए एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, तो उन्हीं नियम को आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो क्या नियम है, फंडामेंटल्स हैं ये पूरी इंडस्ट्री के, जो टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, जो भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं, उन्हीं के ये फंडामेंटल्स है बेसिकली। यहीं से सारा इनोवेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी। तो ये क्या है बेसिकली, whenever the number of magnetic line of force यानी कि फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज सर्किट चेंज एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट दी सर्किट। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी भी एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होता है किसी भी सरफेस में, मतलब मान लो किसी भी कंडक्टर में, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, जो मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ओनली लॉन्ग एज द चेंज लास्ट। मतलब ये तभी तक इंड्यूस होगा जब तक चेंज होगा, मतलब रखे हुए मैग्नेट से कभी भी करंट इंड्यूस नहीं हो सकता, चलते हुए मैग्नेट से ही ये करंट इंड्यूस हो सकता है। मतलब जब तक चेंज नहीं होगा तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसेस एन इनवर्स करंट व्हाइल अ डिक्रीज ऑफ सच लाइन प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। बेसिकली ये डायरेक्शन का लोचा आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि जब आप पास ला रहे हो तो रिवर्स करंट मिलता है, दूर लेके जा रहे हो तो कुछ अपोजिट करंट मिलता है। ये बेसिकली लेंज साहब ने समझाया है ना, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ईएमएफ जो होता है वो होता है -d∅dt। ये जो माइनस है ये क्यों आया, ये बेसिकली डायरेक्शन की वजह से आया। तो ये लेंज का नियम है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। लेंज का नियम क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ। ठीक है ना, देखो ये जो माइनस साइन है ये लेंज लॉ से मिला है ना, और जो फॉर्मूला है वो फैराडे से मिला, जो E = d∅dt है। मतलब जो ईएमएफ होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो जो ईएमएफ ये वाला जो फॉर्मूला है ये फराडे ने बताया, लेकिन जो करंट मिला है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ये लेंज ने बताई। ठीक है ना, तो लेंज ने क्या बताई डायरेक्शन, उसने बताया लेंज लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की किसी भी सर्किट में, वो हमेशा इस तरीके से होती है कि वो अपोज करता है एवरी कॉज विच प्रोड्यूस इट। मतलब आप समझो कि मान लो ये एक कॉइल है, अगर मैग्नेट मेरे पास आ रही है, ठीक है ना, तो जब मेरे वो पास आ रही है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको अपोज करना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैग्नेट दूर जा रही है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मेरा कॉइल है ना, उसमें क्या होना चाहिए, जो मेरी बेसिकली जो कॉइल है उसमें इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होना चाहिए कि वो जो दूर जाती कॉइल है उसको रोके, है ना, उसको पास लेकर आए। मतलब सीधी सी बात है, अगर तुम जाओगे तो जाने नहीं देंगे, अगर तुम आओगे तो आने नहीं देंगे। ये मैंने आपको बताया था शायद, आपने अगर लेक्चर्स पढ़े हैं तो मैंने ट्रिक बताई थी बहुत ढंग से, और ढेर सारे क्वेश्चंस कराए थे। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने देखे हुए हैं तो नोट्स थोड़ा पलट के देख लो, है ना, रिवीजन कर लिया करो। तो ट्रिक मैंने बताई थी, क्या बताई थी, आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, यानी कि करंट की डायरेक्शन। तो उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं, इधर से मान लो कोई मैग्नेट आ रही है, ठीक है ना, और कोई कॉइल है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताने की अगर कोशिश करूं, तो मान लो ये कोई कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करनी है हमारी, और ये कोई मैग्नेट है, मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और ये इसके पास आ रही है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें बताना है कि इस कॉइल में करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखो, क्योंकि ये नॉर्थ पास में आ रहा है तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है आओगे तो आने नहीं देंगे। मतलब क्या है कि अगर आओगे तो आने नहीं देंगे, तो मतलब इसको रिपेल करना चाहेगा। मतलब इधर नॉर्थ प्रोड्यूस होना चाहिए, इधर साउथ प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी ये रिपेल होगी। और नॉर्थ प्रोड्यूस होने के लिए करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, अगर हमें इधर नॉर्थ करना है तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है करंट कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, जिधर हमारा थंब होता है उधर नॉर्थ होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आप ये समझने की कोशिश करो, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, इसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल, ये मान लो मेरे पास एक लूप है, करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, इधर से मैग्नेट आ रही है, तो अगर इधर नॉर्थ है ना, और इधर साउथ है, तभी तो ये इसको रिपेल करेगा, है ना। तो ऐसे केस में हमारा जो करंट है, देखो इधर मुझे थंब करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ जिधर होता है उधर थंब होता है। तो मेरे को करंट की डायरेक्शन कैसे करनी पड़ेगी, देखो फिंगर किधर कर लो रही है, ऐसे,
और इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो मुझे करंट को घड़ी की उल्टी दिशा में फ्लो करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को नॉर्थ इधर मिलेगा, है ना। तो ये मैंने आपको बहुत धांसू तरीके से लेक्चर्स में समझाया, ट्रिक्स के साथ में, बहुत अमेजिंग तरीके से। आई होप कि आपने वो देखे होंगे और आप उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ट्रिक क्या है, आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंज लॉ इज इन द अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। कैसे करता है मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। इनफैक्ट वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कॉइल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। मतलब देखो क्या हो रहा है कि जब आपका जो मैग्नेट है वो कॉइल के पास आ रहा है, अब क्योंकि हम जानते हैं कॉइल उसको अपोज करना चाहेगा, तो जब कोई चीज़ अपोज करती है तो इसका मतलब क्या है, उसको पास लाने में वर्क होता है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क आप कर रहे हो उसको पास लाने में, मैग्नेट को पास लाने में, ये जो मैकेनिकल वर्क है यही आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसको। तो लेंज लॉ सपोर्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यों वो देखते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा है लेंज लॉ ओवेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बात हमें पता ही है, ठीक है। देखो मैग्नेट इज मूविंग, एज अ रिजल्ट करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड एंड व्हेन द मैग्नेट इज नॉट मूविंग देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। यानी कि हमें ये चीज पता है कि रखी हुई मैग्नेट से करंट नहीं मिलता है, जब मैग्नेट मेरे पास आएगी या दूर जाएगी, मतलब जब मूव करेगी तब कॉइल के अंदर करंट आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व विद द मूवमेंट। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो अल्टीमेटली ये है क्या, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। और यहां पे लिखा हुआ है as magnetic as a result mechanical energy is converted into electrical energy which is produced by the induced current। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेट में पास लेके आ रहा था, तो ये जो मैग्नेट में पास लेके आ रहा था, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है, जो ये जो वर्क हो रहा है, ये अल्टीमेटली जो मुझे इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है ना, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जितना काम मैंने यहाँ किया वो सारा का सारा मुझे यहाँ कॉइल में करंट की फॉर्म में मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल गया। तो एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंज लॉ फॉलो करता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मैग्नेटिक एनर्जी यूज्ड इन मूविंग मैग्नेट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। सिंपल सी बात है, यही मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। This shows that Lenz law support conservation of energy where one form of energy is getting transformed into another form। सिंपल सी बात है, हमें इससे क्या पता चला कि एनर्जी कंजर्व्ड है। जितनी एनर्जी मैंने मैकेनिकली मूव करने के लिए यूज करी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल गई, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट इज डिसिपेटेड बाय जूल प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। तो भाई बेसिक सी बात है, जो भी वर्क, मतलब कुछ वर्क उसमें हीट की फॉर्म में निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो वर्क आप उसको मैग्नेट को लाने में कर रहे हो तो वो कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ के बारे में हम पढ़ते हैं। ईएमएफ कहते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, जो एक पोटेंशियल है, एक फोर्स नहीं है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये थोड़ा मैंने और अच्छे से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। एनसीईआरटी में डायग्राम इतने अच्छे से भी है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक फ्रेम है ना, और ये कंडक्टर है पीक्यू। आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हो, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है ना, इनसाइड द बोर्ड। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से आपने एक वायर फ्रेम रख दिया और इसमें एक कंडक्टर को इस पर आप मूव कर रहे हो। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में, जिसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के मोशन की वजह से आ रहा है ना, मोशनल ईएमएफ इसलिए कहेंगे। चलो देखते हैं। कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर PQ। देखो भाई आपने एक PQ कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ये कंडक्टर है ना भाई, कोई भी रॉड हो सकती है, मेटल की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एज शोन इन दी फिगर मूविंग इन दी रेक्टेंगुलर लूप PQRS। देखो PQR और S ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें आप इस कंडक्टर को आगे की तरफ मूव कर रहे हो V वेलोसिटी से, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जो फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप देख ही सकते हो फील्ड अंदर की तरफ है, और फील्ड अगर अंदर की तरफ होगा तो परपेंडिकुलर ही तो हुआ, है ना। चाहे फील्ड बाहर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ हो, है तो 90 डिग्री पर, है ना।
Let us suppose the motion of rod to be uniform at a constant velocity of v and the surface to be frictionless। मतलब हमने सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना है, जिससे आपको लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे हम नहीं पढ़ना चाहते, हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने इस कंडक्टर को मान लो v वेलोसिटी से मूव कराना है, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल PQRS फॉर्म हो रहा है इंक्लोजिंग अ वेरिंग एरिया ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड PQ। देखो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जब PQ रॉड को आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो PQRS एक रेक्टेंगुलर क्लोज एरिया है, अगर आप देखें तो, है ना। तो फिर है द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इनक्लोज्ड बाय द लूप PQRS कैन बी गिवन एज BLX। तो बेसिकली हम यहाँ पर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स कितना होगा, मतलब कितनी इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी। तो फ्लक्स हम जानते हैं क्या होता है, BA, है ना। वैसे तो है ना कॉस थीटा भी होता है, बट लेकिन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा सिर्फ BA, ठीक है। तो BA का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमारा B है और एरिया। अब एक रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि L इंटू एक्स, तो BLX ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के थ्रू। इस लूप के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, इतनी फ्लक्स। भाई फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही हैं। तो मैंने मान लिया भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर वही चीज़ होती है, तो मैंने मान लिया कि भैया 5 फ्लक्स लाइन पास कर रही हैं। तो फ्लक्स इतना फ्लक्स कितना आ गया, क्योंकि फ्लक्स होता है B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैंने क्या किया, B की जगह B लिखा, एरिया की जगह LX लिख दिया, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वन साइड इंटू अनोदर साइड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है फिर से, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर आप देखें, देखो जो RQ है वो X के बराबर है, मतलब ये जो देखो जो RQ है बेसिकली ये एक जो रेक्टेंगल की साइड है वो X मान ली, और जो RS है वो हमने L मानी हुई है ना। जो मैंने BLX करा था ना उसमें L और X क्या है, जो रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है उसकी 2 साइड है, ठीक है ना। RS आपका L के बराबर है। सिंस द कंडक्टर इज मूविंग तो X इज चेंजिंग विद द टाइम। भाई सिंपल सी बात है, आप खुद इमेजिन करो, आप यहाँ पे खुद देखो, जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है। जब ये कंडक्टर मूव करेगा आगे की तरफ तो क्या हो रहा है, ये कंडक्टर जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो x की वैल्यू है ये कम होती जा रही है, जैसे जैसे आगे आता जाएगा ये x छोटा होता जाएगा, है ना। तो ये x जो है समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। Thus the rate of change of flux will induce an EMF which is given by। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो फ्लक्स मतलब EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है। पहली बात तो EMF तभी इंड्यूस हो सकता है जब आपका फ्लक्स में चेंज आए। फ्लक्स में क्या चेंज आ रहा है, यस, क्यों आ रहा है, देखो अगर आप गौर से देखें तो इसको आप अंदर की तरफ लेके जा रहे हो। जब आप इसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो एरिया छोटा होता जा रहा है। तो पहले अगर मान लो 100 फील्ड लाइन 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से निकल पा रही थी, तो जब आपने एरिया छोटा कर दिया तो अब 100 की जगह कितनी निकल पाएंगी, मान लो 80 निकलेंगी, फिर 70 निकलेंगी, और छोटा कर दोगे तो 40 ही निकलेंगी। तो चेंज तो आ रहा है ना, वो बात अलग है कि कम होंगी, लेकिन चेंज तो आ रहा है ना। और जब भी चेंज होगा तब आपको इंड्यूस्ड EMF मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या समझ आ रहा है कि जो EMF होगा वो -d∅dt के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं EMF क्या होता है, -d∅dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो EMF होता है भाई, है ना। अब जो फाई है वो हमने अभी भी देखा BLX है भाई, जो फाई था उसकी जगह हमने अभी भी निकाला ना, देखो ये रहा BLX, अभी हमने निकाला था, ये रहा फाई इक्वल टू BLX। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी BLX रख दिया, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने बेसिकली क्या किया, ये जो -d∅ था मैंने फाई की वैल्यू रख दी जो अभी भी निकाला BLX, और इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे अब, ठीक है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो मैं चेंज किसको कर रहा हूं, मैं सिर्फ x को चेंज कर रहा हूं, मेरा जो l है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैं b और l को बाहर निकाल सकता हूं, है ना। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट चीजों का नहीं होता है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा dx/dt, है ना। और यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको समझ आ रहा होगा भाई, dx/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आया कि मैं इसको वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यानी कि BLV, है ना, -BLV। तो हमें यहां से क्या समझ आया कि जो मेरा EMF होता है, मोशनल EMF, दैट इज, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो ये जाएगा BLV। अब देखो माइनस जो आ रहा है ना, माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी EMF की, है ना। अगर वो आगे की तरफ चल रहा है, मतलब अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, ये बता रहा है वो।
तो मेरा जो ईएमएफ आया वो क्या आया, BLV। एंड दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हों तो मैंने कम से कम 15-20 क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ के ऊपर भर भर के कराए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर भी यूज किया है, उसमें रेजिस्टेंस यूज किया है। अल्टीमेटली हर तरीके के क्वेश्चन जो हर किताब में पॉसिबल हैं वो सब करा दिए हैं ट्रिक्स के साथ में, है ना। तो शायद आपने अगर थोड़ा सा पढ़ के देखो, आपने अगर लेक्चर देख लिए हो ईएमएफ के तो पढ़ के देखो, उसे थोड़ा नोट्स को रिवाइज कर लिया करो यार। बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो नीट में, जेई में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं, और इवन कई सारी किताबों में है। एससी वर्मा, डीसी पांडे, कोचिंग्स के मॉड्यूल भर भर के क्वेश्चन कराए मैंने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू BLV, जहां पर B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ द लूप, और V मेरी वेलोसिटी है जिससे वो कंडक्टर आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब क्योंकि यहां पर कंडक्टर मूव करने की वजह से ईएमएफ आया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, है ना। तो एनसीईआरटी में ना इसका दूसरा डेरिवेशन भी दिया है दूसरे तरीके से, तो वो क्या है चलो देख लेते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। देखो, जो स्पीड है कंडक्टर की वो आपकी -dx/dt है। हमने अभी भी देखा जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, BLV, है ना। ये आया क्यों था, क्योंकि BL dx/dt था, है ना। तो जो -dx/dt था वो वेलोसिटी था, एंड इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो फॉर्मूला है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, BLV, है ना। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ड्यू टू मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। सिंपल सी बात है, ये जो ईएमएफ है जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के मोशन की वजह से आई है, इसीलिए हम इसको मोशनल ईएमएफ बोल देते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ईएमएफ है वो आपके दो तरीके से इंड्यूस करी जा सकती है। पहला तरीका, ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप पहला तरीका यूज कर सकते हो कि जो भी कंडक्टर है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करा दोगे तो आपको ईएमएफ मिल सकती है। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ड्यू टू चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय दी सर्किट। मतलब कोई लूप है, उसके पास में आप मैग्नेट को लेकर आ रहे हो या किसी दूसरे लूप को लेकर आ रहे हो तो भी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल सकता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी तक हमने दो तरीके से सीखा। पहला तरीका, एक कंडक्टर की मोशन कराने से मोशनल ईएमएफ से मिल सकता है। दूसरा तरीका, आप किसी दूसरी मैग्नेट या दूसरे कंडक्टर को पास में लेकर आ रहे हो उससे भी मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। कैसे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल सकता है, इंड्यूस्ड करंट आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। अब बेसिकली एनसीईआरटी में एक और डेरिवेशन दिया है तो मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी चीज़ रह जाए जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। क्योंकि आई बिलीव इन परफेक्शन, आई बिलीव इन 100% कंप्लीशन, एंड आई बिलीव इन मेकिंग स्टूडेंट लाइफ इजी। और आपकी लाइफ इजी तभी होगी जब मेरी लाइफ में थोड़ी सी हड़बड़ होगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ज़्यादा मेहनत, आपकी लाइफ में तभी आसानी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप फोर्स के थ्रू भी समझ सकते हो। देखो कैसे, ऑन फ्री चार्ज कैरिज ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली क्या मान लिया गया है कि ये जो कंडक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, बेसिकली इस कंडक्टर में क्या मान लिया, क्योंकि भाई कंडक्टर है तो ऐसा मान लिया कि इसमें एक चार्ज बैठा हुआ है ना। भाई कंडक्टर है तो चार्ज तो होना ही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कंडक्टर है बेसिकली इसमें आपने क्या मान लिया कि आप एक चार्ज को मूव करा रहे हो। मान लो इस कंडक्टर पे क्यू चार्ज है तो आप उसको मूव करा रहे हो की बार, है ना। जब आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है कितना, QV×B। क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो 90 है तो ऐसे केस में ये QVB हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर एनी आर्बिट्री चार्ज ऑन द कंडक्टर PQ। मतलब आपने क्या किया, कोई भी आर्बिट्री चार्ज Q आपने कंडक्टर PQ पे अज्यूम कर लिया कि भाई ये जो PQ कंडक्टर है, हमारी जो रॉड है, इस पर मान लो Q चार्ज रखा हुआ है ना। Q चार्ज रॉड के साथ में चल रहा है, मतलब रॉड पर Q चार्ज है, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, एज द रॉड मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड V, क्योंकि रॉड तो स्पीड V के साथ में मूव कर रही है। आपको याद होगा तो डायग्राम में देख लो, ये रॉड थी जो V स्पीड के साथ में कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब क्या होगा, द चार्ज इज ऑल्सो मूविंग विद स्पीड V इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V, है ना। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप एक गाड़ी में बैठे हो, अगर गाड़ी चल रही है तो आप भी तो चल रहे हो ना, है ना। तो ऐसे ही अगर रॉड आगे की तरफ बढ़ रही है तो रॉड पर जो बैठा हुआ चार्ज है वो भी तो आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉरेंज फोर्स ऑन दिस चार्ज इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB। जो लॉरेंज फोर्स इस पर आएगा वो क्या होगा, QVB। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी चार्ज, ये मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से बताया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म के अंदर, क्या कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है एक मूविंग चार्ज पर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा हम यहाँ पे अभी 90 ले रहे हैं तो क्यू बी भी आ गया, तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया क्यू बी बी, है ना। अब लिखा हुआ है दी वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू कैन बी गिवन बाई, भाई देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप यहां पर देखें थोड़ा सा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहां पर आपने क्या किया, जो फोर्स था उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। तो जो ईएमएफ होगा उसको आप कैसे निकाल सकते हो, ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, शायद आपको याद होगा। देखो पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ क्या है, फोर्स नहीं है, बेशक इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बट ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्रक्स में बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। अगर मुझे वर्क डन पता है तो पोटेंशियल में निकाल सकता हूं, और क्योंकि पोटेंशियल ही ईएमएफ होता है तो मैं इसको ईएमएफ की जगह भी लिख सकता हूं, है ना। ईएमएफ वर्क बाई क्यू हो गया। तो ऐसे केस में जो मुझे ईएमएफ देखो डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, है ना। तो मुझे ईएमएफ क्या मिलेगा, बी वी एल पर यूनिट चार्ज ईएमएफ, मतलब बेसिकली मान लो देखो वैसे तो ओवरऑल ईएमएफ तो ये है, लेकिन अगर मुझे पर यूनिट चार्ज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं बेसिकली सिर्फ मतलब क्या करूंगा, जो मेरा वर्क है उसमें क्यू से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर बेसिकली मेरा आ जाएगा वी भी एल, ओके। तो मेरा यहां पे क्यू से डिवाइड करने पर ईएमएफ आ जाएगा, है ना। देखो भाई वर्क है मेरा क्यू इंटू बी वी एल, और चार्ज है मेरे पास क्यू, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी बी वी एल। तो आपको देखने को मिला कि फिर से हमें बी वी एल मिल गया, यानी कि जो हमने पहले तरीके से निकाला था, पहला वाला जो तरीका था उससे भी बी वी एल आया था, इस वाले तरीके से भी बी वी एल आया है। दोनों ही तरीके से सेम फॉर्मूला है, इसका मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट राइट है। आई होप कि आपको दोनों ही तरीके से समझ में आया होगा, जो एनसीईआरटी में कहने की कोशिश करी गई है कि आप इसे दोनों तरीके से निकाल सकते हो मोशनल ईएमएफ को, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एडी करंट्स। बेसिकली क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जब करंट इंड्यूस हो रहे होते हैं, तो ऐसे केस में जो कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो रहे होते हैं तो वहां पर एक अपोजिट करंट भी इंड्यूस हो जाते हैं, तो उनको एडी करंट्स बोला जाता है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं। एक एडी करंट बेसिकली एक करंट होता है जो किसी भी कंडक्टर में सेटअप हो जाता है इन रेस्पॉन्स टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नेचुरली जब एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी भी कंडक्टर में, बार बार चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो नेचुरली क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है जिनको हमने एडी करंट नाम बोला होता है। तो एडी करंट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, तो हम भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। दे फ्लो इन क्लोज लूप इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एडी करंट की खास बात है वैसे क्लोज ऐसे क्लोज लूप में फ्लो करते हैं, ठीक है। लेंज लॉ कहता है कि जो करंट स्वर्ल इन सच अ वे एज टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग द चेंज। बेसिकली लेंज लॉ कहता है कि जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक, मतलब जो भी करंट फ्लो होगा वो बेसिकली इस हिसाब से फ्लो होगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोज में, है ना, मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोज में यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आएगी, है ना। फॉर दिस टू अकर इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन स्वर्ल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब बेसिकली अगर कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में एडी करंट देखने हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्वर्ल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाती है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है एडी करंट की वो अपोजिट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की है या मोशन की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एडी करंट टू अपोज, भाई एडी करंट अपोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेंज लॉ का नियम है, प्रकृति का नियम है, बेसिकली लेंज ने तो डिस्क्राइब किया है, प्रकृति का नियम है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा, अपोज करेगा चेंज को, जो कॉज है जिसकी वजह से करंट आया उस चेंज को अपोज करता है। तो अगर करंट राइट में जाने की वजह से आया तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि वो लेफ्ट वाले में आए, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एडी करंट कॉज अ लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यार मान लो मेरा कंडक्टर राइट टू लेफ्ट चल रहा था, लेकिन जो एडी करंट है वो उसको पीछे खींच रहे थे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगा दिया, तो नेट तो हमारा कम हो गया ना। तो एडी करंट बेकार चीज़ होती है और कई बार अच्छी चीज़ होती है। तो अच्छी चीज़ कहाँ कहाँ होती है वो एनसीईआरटी में दिया है, तो मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ बुरी होती है, ऑब्वियसली यार एडी करंट हर जगह अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि एडी करंट अपोज करती है मोशन को, तो इसीलिए एडी करंट हर जगह अच्छी भी नहीं होती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडी करंट transform more useful form of energy such as kinetic and into heat which is generally useful। भाई
अगर कंडक्टर मूव कर रहा है ना, हमने फ्लक्स के लिए कंडक्टर को मूव कराना है भाई। मान लो हमने दो मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को मूव कराना है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो दो मैग्नेट के बीच में आप इस कंडक्टर को मूव करा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में कंडक्टर की डायरेक्शन देखो इधर की तरफ है, कंडक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन जो एडी करंट हुए इसमें इंड्यूस, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसकी वजह से जो नेट मोशन है वो इफेक्टिव होगा, है ना, वो आपका अफेक्ट होगा। उसकी वजह से जो नेट हमें मिलना चाहिए था वो कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हीट में चली जाएगी। ये तो हमने बहुत छोटे लेवल पर देखा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, है ना, अगर बहुत ज़्यादा अपोजिशन आ गया तो रुक भी जाएगा। कब रुकेगा, ये एप्लीकेशन है, जैसे ब्रेक हम लगाते हैं मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल में, बाइक में, तो वहाँ पर एडी करंट की हेल्प से ही वो रुकती है। और ट्रेन में भी ऐसा ही होता है, स्पीडोमीटर जो होता है बाइक का उसमें भी ऐसे ही होता है। मैं आपको सभी समझाता हूँ कि एडी करंट बहुत यूज़फुल है और कैसे काम आते हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में सारे एप्लीकेशन दिए हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 1 देखते हैं, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द ब्रेक्स ऑफ ट्रेन। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकली बेस्ड जो ट्रेन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जो इस तरीके की ट्रेन्स होती हैं उनमें ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एडी करंट का यूज़ होता है। यस, यू आर राइट, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एडी करंट का यूज़ होता है। अब कैसे होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली देखो क्या होता है कि ब्रेकिंग के दौरान जो ब्रेक होती हैं वो मेटल के साथ एक्सपोज हो जाती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मेटल होता है बेसिकली उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक्सपोज कर दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, मेटल जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक्सपोज होगा और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिंग होगा, मतलब चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स होगा, तो करंट इंड्यूस होगा। जब करंट इंड्यूस होगा तो एडी करंट आएगा। तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है विच जनरेट एडी करंट इन द फील्ड, द मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द अप्लाइड फील्ड एंड द एडी करंट एक्ट टू स्लो द व्हील्स डाउन। मतलब ये हमारी ट्रेन है, अब ये ट्रेन मोशन इसकी डायरेक्शन की उधर की तरफ है, ये पटरी पे चल रही है। तो जब पटरी पे चल रही है तो जब ब्रेक लगानी होगी तो यहाँ पर ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट किया गया है। जब ब्रेक लगाई जाएंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोज कर दिया जाएगा टू दिस मेटल, है ना। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, जब ब्रेक लगेगी तो ये मेटलिक जो फील्ड है जब मेटल के साथ में एक्सपोज होगा, क्योंकि ये ट्रेन तो आगे की तरफ चल रही है ना, जब वो आगे की तरफ चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी करेगा, मतलब फ्लक्स आएगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर एडी करंट जनरेट होने लग जाएगी, अपोज करने के लिए एडी करंट जनरेट होने लग जाएगी। और फिर ऐसे केस में हम जानते हैं जो एडी करंट होती है उसका नेचर अपोजिट होता है। अगर ट्रेन आगे चल रही है तो एडी करंट पीछे की तरफ होगी, क्योंकि एडी करंट का सीधा फंडा है अपोज दी चेंज, मतलब आप ये कह लो कि अपोज द कॉज, मतलब जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हुई है उसकी जो डायरेक्शन है उसको अपोज करेगी। अगर ट्रेन ऐसे जा रही है राइट में तो वो अपोज करेगी, लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो इसीलिए कुछ इस तरीके का आपको अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा है। द फास्टर द व्हील स्पिन द स्ट्रॉन्गर इज द इफेक्ट, मतलब ट्रेन का जो व्हील स्पिन है वो जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा एडी करंट आएंगे, और जितने ज़्यादा एडी करंट होंगे वो उतना ही इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या चीज़ होती है, चलो समझते हैं। एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया गया है। देखो, यूज टू डिजाइन डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, मतलब सुपर क्लास के गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यूजली द निडल ऑसिलेट अ लिटिल अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन बिफोर इट कम टू रेस्ट। बेसिकली जब आप गैल्वेनोमीटर को यूज़ करोगे करंट मेजर करने के लिए तो क्या होगा, वो जो निडल है वो बेसिकली ऑसिलेट करती रहती है, मतलब रेस्ट पर। क्योंकि देखो हमें कब पता चलेगा कि जो करंट है वो कितने एम्पियर है, हमें तो तब पता चलेगा ना जब वो किसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। लेकिन अगर वो ऑसिलेट करती रहेगी तो हमें क्लियरली पता ही नहीं चलेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर में इस एडी करंट का बड़ा रोल है। देखो, दिस कॉज अ डिले इन टेकिंग द रीडिंग, सो टू अवॉइड दिस डिले, मतलब अब देखो जब निडल वाइब्रेट करेगी, मतलब हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है अगर उसमें निडल वाइब्रेट कर रही है और हमें एक फिक्स पॉइंट पर पता ही नहीं चल रहा कि किस फिक्स पॉइंट पर करंट है, कितना करंट है, तो ऐसे केस में ये जो डिले हो रहा है इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है,
द कॉइल इज बाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। मतलब देखो, अभी तक जो नॉन मेटेलिक फ्रेम था, मतलब जो नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम था जिस पर वो बनाया गया था पूरा, तो उस पर क्या किया जाता है, कॉइल को वाउंड कर दिया जाता है। अब कॉइल वाउंड करने से क्या होगा, क्योंकि भाई जब वो करंट को मेजर कर रहा है तो करंट तो आ ही रहा है, तो करंट आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करेगा तो फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स आएगा तो क्या होगा, बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो एडी करंट आएगा, है ना। तो एज द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड, जैसे ही कॉइल डिफ्लेक्ट होती है, एडी करंट सेटअप इन द मेटेलिक फ्रेम, है ना। जो भी कॉइल उस पर वाउंड करी गई है, तो जब वो पॉइंटर के साथ में डिफ्लेक्ट होगी तो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो क्या होगा, एडी करंट आएगा, क्योंकि एडी करंट हमेशा आ जाता है ऐसी जगह पर जहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो एंड दस द निडल कम्स टू रेस्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो इससे क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, पहले वाइब्रेट कर रहा था निडल, लेकिन अब क्या हुआ, आपने एक चालाकी करी, उसके ऊपर ना, पॉइंटर के ऊपर आपने कॉइल बांध दी। तो कॉइल बांधने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर की कॉइल लगा दी, तो उससे क्या होगा, करंट की वजह, मतलब उससे क्या होगा, जब वो कॉइल घूमेगी तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अपना ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसकी वजह से एडी करंट जनरेट होंगे, और एडी करंट का काम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना। तो जब भी वो ऑसिलेट करेगी तो जिधर भी, मतलब असल में जिधर भी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो उसमें उसकी तरफ ब्रेक लगा देगी, तो जो एक्चुअल करंट है, मतलब जो एक्चुअल डिले हो रहा था ऑसिलेशन का, वो थोड़ा कम हो जाएगा और हमें एग्जैक्ट रीडिंग फटाफट मिलेगी, ठीक है। तो ये रोल होता है बेसिकली। तो जो मोशन होता है कॉइल का वो डैम्प हो जाता है, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि डैम्प हो गया, इसीलिए यहां पर नाम यूज किया गया है डैम्पिंग। मतलब आपने क्या किया, बेसिकली डैम्प का मतलब दबाना, है ना। Certain galvanometer have a fixed core made up of non-magnetic metallic material। कुछ ऐसे गैल्वेनोमीटर होते हैं जिनमें फिक्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता ही है ना। और जब कॉइल ऑसिलेट होती है तो एडी करंट जो जनरेट होते हैं कोर में अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट, क्योंकि एडी करंट का काम क्या होता है, हमेशा अपोज में काम करना। तो एडी करंट, जब कॉइल आपने बाउंड करी तो एडी करंट आएंगे, और एडी करंट उस कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, तो इस वजह से जो वाइब्रेशन है वो रुक जाएगा और आपको एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। अब ये जो डायग्राम है ये क्या बताने की कोशिश करता है, ये थोड़ा इसको पिक्टोरियल वे में बताने की कोशिश करता है, जो अभी हमने थ्योरेटिकल देखा। तो क्या कहता है यहाँ पर, ए, बी और सी, देयर आर 3 सिचुएशंस। तो सिचुएशन नंबर 1 में आप अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, जो मोशन है किसी भी मेटल पेंडुलम बॉब की, स्विंगिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज क्विकली डैम्प्ड बाय द एक्शन ऑफ एडी करंट। पहले सिचुएशन यानी कि इस वाले फिगर में ये दिखाया गया है कि आपने दो मैग्नेट के बीच में जब इनको रखा, बेसिकली पेंडुलम को आपने एक्सपेरिमेंट करके आप देख रहे हो, तो आपने अलग अलग सिचुएशन ली। सिचुएशन नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने इस तरीके के मेटल लिए, नॉर्मल आपने कंडक्टर मेटल लिए। तो जब आप इसको इसमें क्या करते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप उसको इधर या उधर लेके जाओगे, है ना, जब उसको मूव करोगे तो फ्लक्स जनरेट होगा, मतलब फ्लक्स आएगा, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, एडी करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। अब ये नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा क्यों होता है आप ये मत पूछिए, क्योंकि दिस इज नेचुरल, ठीक है। ये सब प्रकृति का एक नेचुरल फिनोमेना है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, मान लो ये जा तो ऐसे रहा था बेसिकली, लेकिन क्या जो एडी करंट है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जब बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था अगर, तो अगर इसको मान लो मेरी तरफ आना था और एडी करंट इसको पीछे की तरफ अगर खींचेंगे, तो ये जो वाइब्रेशन था, जो फालतू का वाइब्रेशन था, वो रुक जाएगा, क्योंकि जब उसे मेरी तरफ आना था और मेरी तरफ वो ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था, और हमें पता है कि हमें इसको रोकना है बीच में। तो जब पीछे कोई फोर्स अपोजिट में लगेगा तो क्या होगा, वो उसको रोक लेगा, उसकी जो मोशन एक्स्ट्रा हो रही थी उसको बंद कर देगा, तो यहां से हमें वो स्टॉप हो जाएगी। जो पेंडुलम में जो अभी जो हमने देखा ना, गैल्वेनोमीटर में जो निडल आगे या पीछे हो रही थी, वो रुक जाएगी। सेकेंड केस क्या कहता है कि देयर इज लिटिल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ अ स्लॉटेड मेटल बॉब, इंप्लाइंग दैट एडी करंट आर मेड लेस इफेक्टिव। देखो इसमें क्या किया है, इसमें इनको काट दिया है बेसिकली, मतलब एक मान लो मेटल की सीट है, उसको आप बीच में से काट दो कई सारे पार्ट्स में, तो छोटे छोटे फिंगर बना दो उसमें, है ना। जैसे मेरा हाथ है, अगर ये जैसे फिंगर्स नहीं होती तो ये पूरा एक होता, लेकिन जब फिंगर्स है तो ऐसे बीच बीच में स्पेस है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो एडी करंट है ना वो प्रॉपर बन नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि एडी करंट एक स्पेस चाहिए उसको, तो सर्किट पूरे नहीं है यहाँ पर, है ना, अलग अलग फिंगर में अलग अलग छोटे छोटे एडी करंट बनेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि एडी करंट लार्ज अमाउंट में बन नहीं पाएगा, तो इस वजह से अपोजिशन कम होगा।
तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर ये बहुत पास पास में है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत दूर दूर में है ना। तो यहाँ पर ना ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब एडी करंट आपके कम बनते हैं तो ऑसिलेशन कंट्रोल नहीं होता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एडी करंट को लेस इफेक्टिव बना दिया तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑसिलेशन जो आपको कंट्रोल करना था वो नहीं हो पाएगा। तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपने कोई भी मेटेलिक डैम्पिंग नहीं हो रही है, नॉन कंडक्टिंग बॉब। अब की बार आपने नॉन कंडक्टिंग ले लिया, मतलब ये जो आपने लिया है वो नॉन कंडक्टिंग ले लिया। अब आप इसको खूब घुमा रहे हो, लेकिन इसमें एडी करंट आ ही नहीं रहे क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है। अब जब नॉन कंडक्टिंग होगा तो कैसे करंट इंड्यूस होगा, कैसे आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा? नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर हो, उसमें तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से उसमें कोई एडी करंट ही नहीं आएगा। एडी करंट तो तब आता है ना जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होगा तो एडी करंट भी नहीं आएगा। और जब एडी करंट नहीं आएगा तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, जब कोई एडी करंट नहीं आएगा तो ऐसे केस में कोई अपोजिशन नहीं आएगा। तो इसीलिए यहां पर आराम से मस्त घूम रहे हैं ना। तो आई होप आपको तीनों सिचुएशन समझ में आई होंगी, है ना। तो एडी करंट का रोल आपको समझ में आया होगा कि ये वाइब्रेशंस को रोकने के कितना हेल्पफुल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में बेसिकली क्या रोल होता है, ये हमारे घरों में आप देखोगे, द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मोटर रोटेट ड्यू टू एडी करंट्स। आप देखो, जब भी आप अपने घरों में एक मीटर को देखोगे अपने, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक शाइनी मेटल प्लेट दिखेगी, है ना। ये जो शाइनी मेटल प्लेट होती है बेसिकली ये रोटेट करती है एडी करंट की वजह से। द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इन द डिस्क। मतलब बेसिकली ये जो डिस्क होती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है ना भाई। जब ये डिस्क आगे पीछे घूमेगी तो उससे क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होता है, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दी शाइनी डिस्क एट योर हाउस। तो वो तो आप अपने घर पर देख सकते हो। तो ये वाइब्रेट करने लग जाती है ना। तो एडी करंट की वजह से ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर में ये रोटेट करती है एडी करंट्स की वजह से। एडी करंट की वजह से, ऐसे एडी करंट होते हैं ना, इस तरीके से चलते हैं तो वो सर्कुलर होते हैं, तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। अगला है इंडक्शन फर्नेस। तो ये किस काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन फर्नेस हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत काम आता है। देखो, इन अ रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो अभी तक हमने छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी, लेकिन क्या हो अगर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो तो बहुत ज़्यादा एडी करंट भी तो आएंगे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज मैग्नेटिक फील्ड है और लार्ज ईएमएफ प्रोड्यूस अगर हो रहा है तो लार्ज एडी करंट भी सेटअप होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जहां ईएमएफ वहां एडी करंट, है ना। ईएमएफ को अपोज करने के लिए एडी करंट है ना। तो जहां पर भी ईएमएफ है वहां पर एडी करंट है। ओके, तो एडी करंट प्रोड्यूस टेम्परेचर। जब इतने ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होंगे तो उसकी वजह से जब इतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। दस अ लार्ज टेम्परेचर इज क्रिएटेड। मतलब अब देखो, इस फर्नेस के अंदर जब आपने बहुत ज़्यादा एडी करंट क्रिएट कर दिए, देखो इधर आपने क्या किया, बेसिकली एसी करंट सोर्स दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, तो उसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड आया और उसकी वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अंदर देखो एडी करंट सेटअप हो रहे हैं। आप देखो एडी करंट सेटअप हो रहे हैं अंदर, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो बड़ा एडी करंट सेटअप होगा, और जब ज़्यादा एडी करंट होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक बहुत बड़ा टेम्परेचर हमें अचीव होगा अगर हम एक बड़े स्केल पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा फिर, सो अ कॉइल इज वाउंड ओवर अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल विच इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ हाईली ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब आप एक कॉइल उस पर वाउंड कर देते हो इस तरीके से, ठीक है ना। द टेम्परेचर प्रोड्यूसेस इनफ टू मेल्ट द मेटल। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है एडी करंट की वजह से कि वो मेटल को पिघला सकता है। आप इमेजिन करो किस लेवल की बात हो रही है। मतलब आपने क्या किया, आपने ईएमएफ इंड्यूस किया और ईएमएफ इंड्यूस करने की वजह से एडी करंट इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए कि वो एक इतना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं कि पूरे के पूरे मेटल को पिघला सकते हैं। ठीक है, दिस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। मतलब आपने शायद ओर्स पढ़े होंगे मेटलर्जी के अंदर केमिस्ट्री में, तो ओर्स को सेपरेट करना है अगर ओर्स में से मेटल को, तो ये मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रिपेयर अलॉयज, है ना। अलॉय बनाई जा सकती है, दो मेटल को पिघला के अलॉय बनाए जा सकते हैं बाई मेल्टिंग द मेटल्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बेसिकली इंडक्शन फर्नेस नाम से समझ आ रहा है, इंडक्शन मतलब बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट, है ना, एंड फर्नेस मतलब भट्टी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आपको हाई टेम्परेचर बनाना है जिससे उस भट्टी में आप चीजों को पिघला सको। ठीक है, अब आप यूज किस काम में करना चाहते हो, चाहे ओर्स बनाने में, चाहे एलॉयज बनाने में, दैट इज अनदर थिंग, चाहे ओर्स को सेपरेट करने में,
चाहे अलॉज के लिए, इट डजेंट मैटर, बट आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर करना चाहिए कि इंडक्शन फर्नेस में क्या हो रहा है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा एडी करंट आ रहे हैं, ज़्यादा एडी करंट की वजह से हाई टेम्परेचर आ रहा है, और हाई टेम्परेचर पर आप फायदा उठा रहे हो। दैट्स इट। ठीक है, चलो अगला है स्पीडोमीटर्स। तो ये बेसिकली जो स्पीडोमीटर्स है ये हमारी बाइक में यूज होते हैं। ठीक है, टू नो द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल दीज करेंट्स आर यूज्ड। ओके, तो एडी करंट यूज होते हैं किसी भी व्हीकल की स्पीड जानने के लिए। शायद आपको ये अभी अमेजिंग सा लगा हुआ, वाओ इज इट पॉसिबल, है ना। अ स्पीडोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट विच कीप्स रोटेटिंग अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ आवर व्हीकल। जितनी तेज हमारी गाड़ी या जितनी तेज हमारी बाइक चलती है उसके हिसाब से ही मैग्नेट घूमती है। मतलब जितनी तेज बाइक चलेगी, मैग्नेट जो मतलब बेसिकली क्या होता है, उससे अटैच्ड होती है मैग्नेट, है ना, जो रोलर होता है बाइक का, है ना, या जब आप ऐसे स्पीड बढ़ाते हो तो वो अटैच्ड होती है मैग्नेट उससे, साफ्ट से, जो साफ्ट होती है उससे ये मैग्नेट अटैच्ड होती है। तो जितनी ज़्यादा व्हीकल तेज चलेगी उतना ही मैग्नेट भी ज़्यादा तेज घूमेगा, है ना, ऐसे ऐसे मैग्नेट घूमेगा। ठीक है, तो जब मैग्नेट घूमेगा तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। एडी करेंट्स आर बीन प्रोड्यूस्ड इन दी ड्रम। तो जब मैग्नेटिक वो घूमेगा तो बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से एडी करंट सेटअप हो जाएंगे उसको अपोज करने के लिए, है ना। एज द ड्रम टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेट, बेसिकली क्या हो रहा है, ये साफ्ट है जो आपकी बाइक की स्पीड या कार की स्पीड से जुड़ा हुआ है, ये मैग्नेट है, ये घूम रही है बहुत तेजी से, है ना। और तो इसमें क्या हो रहा है कि उसकी वजह से एडी करंट सेटअप हो जाते हैं। तो एडी करंट सेटअप जब हो जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, इससे जब पॉइंटर अटैच टू द ड्रम इंडिकेट द स्पीड ऑफ व्हीकल, एडी करंट सेटअप होने की वजह से जो ड्रम है ये घूमने लग जाता है ना, क्योंकि एडी करंट आप जानते हो गोल गोल होते हैं, है ना, सर्कल में स्पाइरल चलते हैं वो, तो इस वजह से यहां पर ये जो ड्रम है ये भी घूमने लग जाता है, और ये पॉइंटर हमें क्या बता देता है, जो स्पीडोमीटर होता है, कितनी स्पीड बाइक की चल रही है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस बेसिक सी बात समझ में आ रही होगी कि जो गाड़ियों में वो जो कार में स्पीडोमीटर होता है वो कैसे स्पीड बता रहा होता है। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर डिजिटली, ये जो सुई वाला होता था ना पुरानी बाइक्स में, पुरानी कार्स में, उसके लिए है। जो डिजिटल है उसके लिए नहीं है, जो डिजिटल स्क्रीन आजकल आती है उसके लिए नहीं है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन, तो ये अगला टॉपिक है बेसिकली इंडक्शन। अभी वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन बेसिकली इंडक्शन होता क्या है। तो इंडक्शन इज डिफाइंड एज करंट प्रोडक्शन इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ और अनदर कॉइल, है ना। इंडक्शन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, करंट आपने प्रोड्यूस किया, करंट आपने इंड्यूस किया, चाहे तो आपने एक ही कॉइल में किया या एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में किया। ठीक है, तो दो तरीके के इंडक्शन होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जो एक कॉइल होती है उसी में आप करंट ज़्यादा या कम करते हो। तो जब करंट ज़्यादा या कम करोगे तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादा कैसे भी करके मतलब आप करंट का जो फ्लो है वो चेंज कम या ज़्यादा करते हो। ठीक है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको कम या ज़्यादा करते हो, तो उसकी वजह से उसमें चेंज आ रहे होते हैं। और जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसमें दूसरी कॉइल की वजह से आप चेंज कर रहे होते हो। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो, there will be change in the magnetic flux in the coil itself because of which a current will be induced। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पर ये कॉइल है, अब इस कॉइल से आपने एक बैटरी लगा दी सपोज, तो अब आपके हाथ में है, अगर आपने ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा दी तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, छोटी बैटरी लगाई तो छोटा करंट फ्लो होगा। करंट आपने क्या किया, आपने कम या ज़्यादा किया, तो कम या ज़्यादा करने से इस बेसिकली ये जो कॉइल है इसमें इंडक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखो वैसे मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूँ तो सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन को आप ऐसे समझो, एक इनर्शिया है, एक रेजिस्टेंस है करंट फ्लो करने का। मतलब ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो इंडक्शन है वो असल में करंट को फ्लो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जो भी इंड्यूस्ड करंट होते हैं उनकी ये खास बात होती है कि वो अपोज करते हैं कॉज को। यानी कि अगर करंट ऐसे आना चाहेगा तो ये कॉइल क्या चाहेगी, मतलब ये कॉइल आने देना नहीं चाहेगी, मतलब ये चाहेगी उसे रिपेल करना, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो सेल्फ इंडक्शन है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये इनर्शिया है, ये रेजिस्टेंस है जो कॉइल दिखा रही है करंट को फ्लो करने पर, है ना।
तो ये बेसिकली वैसे तो अच्छे फ़ायदे के लिए होता है। जैसे आप कॉइल की कैपेसिटी से जब आप ऊपर चले जाते हो तो कॉइल बस्ट हो जाएगी, है ना, बेकार हो जाएगी। तो वही वाली बात है, जब कॉइल में आप लिमिटेड करंट फ्लो करोगे या कॉइल में खुद एक मैकेनिज्म ऐसा है जो मैक्सिमम जो करंट जब ज़्यादा आ रहा है उसको रोक सकता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वही सेल्फ इंडक्शन है, अपनी प्रोटेक्शन करना, इनर्शिया है सेल्फ प्रोटेक्शन। मतलब जो सेल्फ इंडक्शन है एक तरीके से वो इनर्शिया है, ठीक है। इनर्शिया मतलब किसका, जब करंट आपने ज़्यादा फ्लो किया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से यहां पर ज्यादा सेल्फ इंडक्शन होगी और वो ज्यादा अपोज करेगा, है ना। अपोज करना वो क्यों चाहता है कॉइल, क्योंकि ये जिससे बेकार ना हो जाए, जल ना जाए, यूजलेस ना हो जाए, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है बेसिकली, जैसे सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि एक ही कॉइल में आप चेंज कर रहे थे, है ना, खुद ही उस कॉइल में बैटरी चेंज बढ़ाने या घटाने से हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप एक कॉइल में चेंज करते हो तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक करंट, मतलब ईएमएफ। तो यहां पर क्या हो रहा था बेसिकली, देखो मान लो ये कॉइल नंबर 1 है, आपने इसमें बैटरी लगाई, तो इसमें जब बैटरी लगाई तो इसमें कुछ चेंज होगा, है ना, इसमें कुछ चेंज होगा फ्लक्स का। जब इसमें चेंज होगा फ्लक्स का तो बेसिकली क्या होगा कि इससे कुछ फ्लक्स इसमें भी जाएगा, है ना। तो जब फ्लक्स इसमें भी जाएगा तो इसमें भी चेंज आ रहा है फ्लक्स का, तो जब फ्लक्स का चेंज आएगा इसमें तो यहाँ पर करंट आपको मिल जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये तो बस बेसिक सी बातें थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस को, बेसिकली इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस इज अ क्वांटिटी विच मेजर द इंडक्शन। मतलब आप ये समझो, इंडक्टेंस, देखो अभी जो हमने देखा वो क्या था, इंडक्शन था, ये इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस क्या है, ये बेसिकली वो क्वांटिटी है जो मेजर कर दी है इंडक्शन को, मतलब कितना इंडक्शन हुआ, ये कौन मेजर करेगा, इंडक्टेंस, है ना। इसको आप कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन भी कहते हो, या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन इज अबाउट द रेशियो ऑफ करंट इंड्यूस्ड विद द रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया उसके रेस्पेक्ट में कितना करंट इंड्यूस हुआ, है ना, यही आपका मेजरमेंट है इंडक्टेंस का। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहे हैं उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो मेजरमेंट है वही आपका यहाँ पर इंडक्टेंस है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इंडक्टेंस एक अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है, इनर्शिया है ना। जो करंट फ्लो आप एक्सटर्नल सर्किट से कर रहे हो कॉइल के अंदर, उसको रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए। फ्लक्स थ्रू दी कॉइल, बेसिकली इसमें यह लिखा है कि जो कॉइल से फ्लक्स होता है वो करंट पर डिपेंड करता है। ऑब्वियस ही बात है, जो बैटरी, अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा दी तो कॉइल में ज़्यादा करंट जाएगी, ज़्यादा करंट जाएगी तो ज़्यादा फ्लक्स होगी, है ना। जब ज़्यादा फ्लक्स होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। इफ़ देयर आर n टर्न्स, अगर कॉइल के टर्न बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। मतलब पहले तो खाली फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था, क्योंकि सिर्फ क्या था, सिर्फ एक ही कॉइल थी। लेकिन आपने क्या किया, उसको बार बार बाउंड कर दिया, है ना, कई बार बाउंड कर दिया, तो अब फ्लक्स एन फाई हो जाएगा, वो फिर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एन फाई जो आएगा वो आएगा कॉन्स्टेंट इंटू आई, है ना। ये जो कांस्टेंट है ना, बेसिकली इसी को इंडक्टेंस बोला जाता है ना। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहां पर एन फाई, देखो आपने ये साइन जो हटाया प्रोपोर्शनलिटी का, तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा, तो यहां जो कांस्टेंट आता है ना, उसी को इंडक्टेंस बोला जाता है। अभी जैसे मैं बताऊंगा, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम आएगा। तो ये जो इंडक्टेंस आएगा ना, वो बेसिकली इसी कांस्टेंट की जगह पर आता है, ठीक है। आई होप ये आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो इंडक्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट हेनरी है, और ये किस पे डिपेंड करता है, कॉइल की ज्योमेट्री पे और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच इट इज़ वाउंड, ठीक है। अभी इसको आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं भी थोड़ा समझाऊंगा इसको आगे चल के। अभी हम पहले जो टाइप्स ऑफ इंडक्शन हमने देखा था, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में, प्रॉपर फॉर्मूले सीखेंगे, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जानेंगे, फिर उसके बाद में आपको और चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आएंगी आसानी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस।
तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। देखो मैंने पहले ही बताया इंडक्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में वही बोला गया है, किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। मतलब अगर आपने बैटरी में, ये जो बैटरी है इसमें करंट आपने फ्लो ज्यादा कर दिया, ठीक है। जब आपने करंट ज्यादा फ्लो किया तो ये जो कॉइल है अपना इंडक्टेंस शो करेगा, अपनी रुकावट शो करेगा। ये जो करंट आपने बढ़ाया इसमें, तो वो क्या करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट लगाएगा, जिससे जो नेट करंट है वो बैलेंस हो जाए। आप समझ रहे हो? इंडक्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? खुद में रुकावट, खुद के करंट की वजह से। तो यहां पर क्या हुआ कि बैटरी आपने लगाई, उसकी वजह से करंट गया, करंट होने की वजह से क्या हुआ, जब आपने इसमें करंट फ्लो किया तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल क्या चाहेगा, करंट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर देगा, ठीक है। तो दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है When a current I flows through a coil, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, phi = Li। बेसिकली जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ये हम जानते हैं कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कॉइल के अंदर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो फ्लक्स होगा बेसिकली वो Li के बराबर हो जाता है। जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी जगह पर हम L लिख देते हैं। ये जो L है उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल दे रहे हैं। बेसिकली ये जो कांस्टेंट है दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर जो L है वो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस का किसी भी कॉइल की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि बेसिकली यहाँ पर L का मतलब क्या है ना। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड से तो वो क्या होता है, d∅dt इज इक्वल टू L/di/dt। बेसिकली यहाँ पे आपने क्या किया, इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है ना, और इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सिंपल सी बात है। तो ऐसे केस में क्योंकि जो L है वो तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया। आप चेंज किसको कर रहे हो, करंट को कर रहे हो समय के साथ में। भाई अगर आपने कॉइल में से फ्लक्स ज़्यादा कर दिया, देखो जब आपने कॉइल में से मैग्नेटिक लाइन, फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा निकाल दी, ज़्यादा पास कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पर एल तो कांस्टेंट है, तो एल को तो डिफरेंशिएशन में बाहर निकाल लिया। फ्लक्स और करंट वेरी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा करंट तो मतलब या जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया L/di/dt। और बेसिकली जो d∅dt होता है वो हम जानते हैं वो होता है EMF। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था लेंज लॉ में जो EMF होता है वो -d∅dt होता है। तो d∅dt को -e के बराबर लिख सकते हो और ये L/di/dt के बराबर है। तो हमें क्या समझ आया कि जो EMF है वो बेसिकली दोनों ही है। मतलब आप EMF को d∅dt भी लिख सकते हो और आप EMF को L/di/dt भी लिख सकते हो, है ना। ये दोनों ही चीज़ है बेसिकली। EMF जो है बेसिकली वो ये भी है और ये भी है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आपको जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा ना तो L की जगह पर बस यहाँ M आ जाएगा और करंट जो होगा वो दूसरी कॉइल का होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है कि अगर आप di/dt की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो क्या होगा, उससे जो L है वो -e के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसको 1 कर दें, समय के मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट अगर चेंज होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी सेल्फ इंडक्टेंस है वो इंड्यूस्ड EMF के बराबर हो जाएगा। मतलब इससे क्या पता चला हमें, अगर करंट 1 एम्पियर है और 1 सेकंड में आप मेजर कर रहे हो तो जो अपोजिशन आएगा इंड्यूस्ड EMF के थ्रू वो प्रॉपर जो इंडक्टेंस है वो जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, हेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द सेम कॉइल इज यूनिटी। मतलब ये उसकी बात कर रहा है L = E, जो मैंने अभी आपको बताया। देखो वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, मतलब di/dt की वैल्यू आप कितनी कर देते हो, आप कर देते हो यूनिटी, मतलब 1 कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर जो L/di/dt है वो आपका E के बराबर हो जाता है। तो di/dt की वैल्यू 1 है तो E = L हो जाता है। दैट्स इट, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज आल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल, है ना। जो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस का, यानी कि जो L की वैल्यू है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल व्हेन I एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सेम कॉइल। मतलब सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट यानी कि जो L की बात हो रही है वो बेसिकली क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन I एम्पियर करंट फ्लो। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो Li के बराबर है। तो जो L है वो क्या हो जाएगा, वो phi/I के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये बात बोली जा रही है, ठीक है ना। चलो
जो वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस की वो ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे डिपेंड करती है। ये बेसिकली कॉइल के लिए है, मतलब आप ये समझो ये कॉइल के लिए फॉर्मूला है। अभी तक जो हमने देखा था वो एक जनरल फॉर्मूला था, लेकिन अगर एक कॉइल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको याद होगा मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया था, तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो म्यू नॉट एन आई के बराबर आया था। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है बेसिकली म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ पर आपका एल क्या है, एल आपकी लेंथ है कॉइल की, ठीक है ना। सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड के लिए है बेसिकली। सोलेनॉइड क्या था, मान लो एक मेटेलिक फ्रेम है और मेटेलिक फ्रेम पर मैं एक वायर को लपेट दूं, दैट इज द सोलेनॉइड, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो लेंथ, ये जो एल है इस फॉर्मूले के अंदर, ये इसकी लेंथ है ना। जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो कितनी बार इस वायर को लपेटा गया है, दैट इज एन। और जो ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब बेसिकली मान लो ये अगर रेडियस है तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा, दैट इज द ए। म्यू नॉट आपका परमिबिलिटी, एन स्क्वायर आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया, एल मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एंड कैपिटल एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो सोलेनॉइड के लिए आपका क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ओके, चलो तो ये बेसिक सी बातें हैं। अब देखो जो एल की यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट हेनरी होती है, ये इंडक्टेंस की यूनिट है। अब चाहे वो सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, हमेशा हेनरी होगी, और इसको रिप्रेजेंट एच से करते हैं, ठीक है। Coefficient of self-inductance of a coil is said to be 1 Henry when a current change at the rate of 1 ampere per second। बहुत सिंपल सी बात है यार, है ना। तो बेसिकली जो कोफिशिएंट है, मतलब जो आपका L की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो L की वैल्यू है वो 1 हेनरी तब होगी जब करंट आपका 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा होगा, क्योंकि L di/dt होता है ना फ्लक्स, अभी भी हमने देखा, ठीक है ना। इन दी कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन दी कॉइल। सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि जो हमारा E है वो L di/dt होता है, ठीक है ना। तो L की वैल्यू 1 हेनरी तब होगी जब E की वैल्यू 1 वोल्ट है और जो करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज हो रहा है ना। मतलब अगर करंट 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 1 वोल्ट होगा, तो उसकी वजह से जो इंडक्टेंस कॉइल में आएगा वो 1 हेनरी होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्लियरिटी आ रही होगी। अब है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ बेसिकली इसी का नाम है, ठीक है ना। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। आप इसको बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हो। बैक ईएमएफ का मतलब क्या है, ट्राइज टू अपोज चेंज इन द करंट, इट ट्राई टू ब्रिंग बैक द करंट। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया इंडक्टेंस एक रुकावट है, एक रेजिस्टेंस है, एक इनर्शिया है। अगर आप कॉइल में करंट फ्लो करना चाहोगे तो कॉइल क्या चाहेगी, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर कॉइल के पास मैग्नेट को लाओगे तो करंट क्या चाहेगी, नहीं लाने देंगे, लाओगे तो लाने नहीं देंगे, जाओगे तो जाने नहीं देंगे, करंट फ्लो करोगे तो करने नहीं देंगे, बढ़ाओगे तो बढ़ने नहीं देंगे, घटाओगे तो घटने नहीं देंगे। ये रूल होता है कॉइल का, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जब आप करंट को बैटरी के थ्रू बढ़ाते हो कॉइल के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जब आप करंट को बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब आपने करंट को बढ़ाया तो ज्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा, है ना, उसकी वजह से ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। जब करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेंज ने बताया था कि जो भी कॉज है उसके अपोजिटली इंड्यूस होता है डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए मेरे और पूरे लेक्चर्स देख लिए तो आपको बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। मैंने सैकड़ों क्वेश्चन करा रखे हैं ईएमएफ चैप्टर में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर जब आप करंट को बढ़ा रहे होते हैं तो ज्यादा इंडक्टेंस आएगी कॉइल की ओर से, क्योंकि कॉइल क्या चाहेगा, करंट नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो उसको बैक पुश करने के लिए, जो करंट का इफेक्ट है उसे न्यूट्रल करने के लिए, मान लो 10 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है और 10 एम्पियर इधर जा रहा है, तो नेट न्यूट्रल इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो वही वाली बात है, करंट के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए कॉइल क्या कर रही है, इंडक्टेंस ला रही है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि कॉइल का सिंपल फिनोमिना है, क्या है, अगर आप करंट बढ़ाओगे तो बढ़ने नहीं देंगे, घटाओगे तो घटने नहीं देंगे, पास लाओगे तो आने नहीं देंगे, दूर जाओगे तो जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर दिस इंप्लाइज द करंट नीड्स टू डू वर्क अगेंस्ट बैक ईएमएफ। सिंपल सी बात है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ अगर, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कॉइल है ना, इस तरीके से हमारी कॉइल है। अब इस कॉइल में हमने एक बैटरी लगाई, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपको कॉइल के अंदर करंट को फ्लो कराना है ना भाई, आपको तो कराना है। अब लेकिन ये कॉइल क्या कहेगा, आप करंट फ्लो करोगे, आप इसको बढ़ाओगे करंट को, कॉइल क्या कहेगा, कॉइल कहेगा नहीं बढ़ाने देंगे, घटाओगे तो नहीं घटाने देंगे। उसके लिए वो क्या करेगा, अगर आपने करंट को बढ़ाया तो ये कॉइल क्या करेगा,
अब क्योंकि आप करंट इसमें पहुंचा रहे हो तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स आएगा, तो उसकी वजह से ये कॉइल खुद का करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। जब खुद का करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा तो हम जानते हैं इंड्यूस करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्योंकि ये वाला करंट आपका मान लो लेफ्ट टू राइट है तो इंड्यूस्ड वाला करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये करंट, ये कॉइल क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये जो करंट है बेसिकली वो आपका आना ही नहीं चाहिए कॉइल में। लेकिन मान लो अगर हमें इस करंट को फ्लो कराना है इस कॉइल में तो क्या होगा, अगर हमें इसको फ्लो कराना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा हमें, मतलब कुछ ना कुछ इसमें जो एनर्जी वो लॉस हो जाएगी एज अ वर्क डन। तो ऐसे केस में वो जो वर्क डन है वो होगा कितना, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय द करंट इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब जो वर्क डन आप कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है भाई, लेंज लो है ना, तो ऐसे केस में जितना भी वर्क आप चाहे करोगे वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो एक कॉइल, किसी भी कॉइल में देयर इज इंक्रीज इन द करंट, एज अ रिजल्ट देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम जानते हैं ये बात भाई, जब आप करंट में चेंज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ टू अपोज द चेंज इन द करंट, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये करंट इंड्यूस करता है ना। द करंट विल डू सम वर्क टू अपोज द बैक ईएमएफ, और ये जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मतलब जो रेजिस्टेंस इंड्यूस हुआ है, इसको ओवरकम करने के लिए, कॉइल के अंदर घुसने के लिए वो क्या करेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा है ना, कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ एनर्जी लॉस होगी, और ये जो वर्क डन है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है जो वर्क डन है तो वो क्या होगा, वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, मतलब जो आपने वर्क किया करंट को कॉइल में फ्लो करने के लिए, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो dw/dt है, मतलब जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, दैट इज किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका EI के बराबर। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप देखें बेसिकली, अगर आप रजिस्टिव लॉसेस को इग्नोर करें और केवल इंडक्टिव इफेक्ट को यहां पर देखें तो जो इक्वेशन है E इक्वल टू माइनस एल डी/dt, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो E इक्वल टू माइनस एल डी/dt है बेसिकली वो क्या होगा, अगर आप देखें तो यहां पर जो E की वैल्यू है, जो EMF है, इसकी जगह पर आप एल डी/dt लिख सकते हो। ठीक है ना, और जो I है उसकी जगह पर आपने I लिख दिया। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये बेसिकली हो क्या रहा है, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, ये जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है ना, वो पावर के बराबर है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर के बराबर होता है, और जो पावर होती है दैट इज VI है ना, हम जानते हैं पावर P इक्वल टू VI होता है। तो V फॉर पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल हम जानते हैं वो EMF ही होता है ना, पोटेंशियल को EMF भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा dw/dt है वो EI के बराबर आ सकता है, और जो E है सेल्फ इंडक्टेंस के केस में वो क्या है, जो E है वो L di/dt है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें इसको तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा L di/dt, और I को हम बाहर की जगह अंदर लिख लें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा Li di/dt, और ये dw/dt के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही है, तो dt से dt कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा dw, और इधर क्या बचेगा Li di। सिंपल सी बात है। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा। आपने इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, 0 से लेकर L तक, मतलब I तक, क्योंकि करंट वेरी कर रहा है ना भाई, 0 एम्पियर करंट से लेकर जो भी मैक्सिमम आपका करंट है, मान लो I इज द मैक्सिमम करंट, तो वहां तक आपने इसको पहुंचाया, तो जो एनर्जी आएगी सॉल्व करके वो आएगी हाफ LI² है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली कि जो वर्क डन यहाँ पर हुआ वो कितना होता है, या जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो कितनी होती है, हाफ LI²। L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और I क्या है, एम्पियर करंट। ओके, तो आई होप बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सारी के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इसके ऊपर बातें मैं ऑलरेडी नोट्स में कर चुका हूँ, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। नीट में आए हुए क्वेश्चन, जेई में आए हुए क्वेश्चन, ये सब मैं नोट्स में बता चुका हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें एक बार पलट के देखिए। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, तो उन्हें देख के इस रिविजन को करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तक हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द मेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर्स। बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही जनरेटर चल रहे हैं, सारी की सारी मोटर चल रही हैं, ठीक है, और ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। Any electrical device having component that tend to interact with another magnetic field also follows the same principle। मतलब देखो कहीं भी देखो कोई भी ऐसी डिवाइस आप बना लो जिसमें एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से इंटरेक्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है,
The interaction is usually brought about by a mutual inductance where the current flowing in one coil generate a voltage in a secondary coil. म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आप एक करंट में चेंज करते हो, मतलब एक कॉइल में करंट को चेंज करते हो, तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल में वोल्टेज आपको इंड्यूस हो जाएंगे, मतलब आपको दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। When two coils are brought in proximity with each other, the magnetic field in one of the coil tend to link with the other. मतलब ये कहने की बात ये है यहाँ पे कि जब आप एक कॉइल को दूसरे कॉइल के पास लाते हो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, पास लाना। तो जब आप एक कॉइल को दूसरे कॉइल के पास लाते हो तो एक कॉइल में जो करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन दूसरे कॉइल में से पास होती हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखें, ये कॉइल नंबर 1 है, दिस इज कॉइल नंबर 1। इसमें आपने I1 करंट इसमें इंड्यूस किया, तो इसमें जब करंट फ्लो हुआ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, क्योंकि जब भी किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बेसिकली जो इसके पास रखी हुई कॉइल है वो इसमें जाएंगी, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स आया, तो फ्लक्स की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दिस फर्दर लीड्स टू जनरेशन ऑफ वोल्टेज इन दी सेकेंड कॉइल। तो जब आप इसमें करंट को चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कुछ इसमें पास हो जाएंगी, तो जब इसमें पास होंगी तो इसकी वजह से जो दूसरी कॉइल है इसमें भी हमें कुछ ना कुछ करंट आपका इंड्यूस होता दिखेगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल विच अफेक्ट और चेंज द करंट एंड वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जिस वजह से ऐसा हो पा रहा है, मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल में अपना इफेक्ट डाल पा रही है, एक कॉइल में आपने चेंज किया करंट तो दूसरे कॉइल में आपको वोल्टेज मिल रहा है, तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जब आप करंट I1 को चेंज करोगे तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 2 में चेंज हो जाता है, क्योंकि यार जब आप इसमें करंट चेंज करोगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उन पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट इसमें आएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएंगी उसमें चेंज आएगा, मान लो पहले कम आ रही है, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा कॉइल 2 में। तो जो कॉइल 2 में चेंज आएगा फ्लक्स का, जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तब क्या होता है, तब आपको ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज है तो करंट आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो पहली कॉइल ऑफ N1 टर्न्स व्हेन अ करंट I1 पासेस थ्रू इट मैग्नेटिक फ्लड बी इज प्रोड्यूस्ड। मतलब देखो वो ये कह रहा है कि जब I1 करंट इसमें से पास हुआ पहली कॉइल में से तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। एज टू कॉइल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, भाई देखो सिंपल सी बात है, दोनों आपने बहुत पास रखी हुई है मन से, है ना, जिससे एक का फील्ड दूसरे में जाए। फ्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो पास थ्रू कॉइल 2, मतलब जब आप कॉइल 1 में चेंज करोगे करंट को तो कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल 1 से कॉइल 2 में चली जाएंगी, क्योंकि वो दोनों पास रखी हुई हैं। तो बेसिकली जो दूसरे में जा रही हैं, जो दूसरे में फ्लक्स होगा उसको हम लिखते हैं φ21, है ना, इसको लिखा जाता है φ21। तो ऐसा क्यों है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन इन 1 टर्न ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट I1। मतलब बेसिकली ये जो φ21 मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, देखो जो मैंने φ21 वहां पे लिखा था इसका मतलब है 2 का मतलब है ऑन, 1 का मतलब है ड्यू टू। मतलब आप सेकेंड कॉइल पर कॉइल नंबर 1 की वजह से फ्लक्स इंड्यूस कर रहे हो, तो कॉइल नंबर 1 पर जब आपने करंट बढ़ाया घटाया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें आई, इसमें आने की वजह से फ्लक्स आया, मतलब फ्लक्स वही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ आया, ईएमएफ की वजह से करंट आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं φ21, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि दूसरे में खुद का कुछ नहीं है, दूसरे तो खाली बैठी थी एकदम, है ना, लेकिन जब आप पहले को इसके पास ले आए तो क्या हुआ कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनकी वजह से इसमें फील्ड फ्लक्स इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर if we vary the current with respect to time then there will be an induced EMF in coil 2। मतलब अगर हम करंट को वेरी करते जाएं, मतलब कम ज़्यादा या बढ़ाते जाएं, तो जो हमारी कॉइल 2 है उसमें हमें EMF इंड्यूस होता मिल जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस EMF क्या होता है, -d∅dt, फराडे लॉ के हिसाब से हम जानते ही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंड्यूस EMF क्या होता है, -d∅dt। अब यहाँ पर जो फ्लक्स है वो बेसिकली φ21 है, मतलब
सेकेंड कॉइल पर फ्लक्स ड्यू टू 1, है ना। बेसिकली सेकेंड कॉइल का खुद का तो कोई फ्लक्स है नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रही है, तो उसमें जो फ्लक्स आ रहा है वो पहले की वजह से आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा phi2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, देखो जो EMF इंड्यूस होगा हम जानते हैं वो क्या होता है, -d∅dt, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो E21 है, मतलब EMF इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1, है ना। EMF इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1 वो क्या होगा, जो EMF इन 2 ड्यू टू 1 होगा वो बेसिकली होगा -N⁴dt, है ना। भाई N क्यों लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो एक ही कॉइल के लिए था, लेकिन अब उसी कॉइल के आपने बहुत सारे टर्न कर दिए, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका N2 क्यों, क्योंकि हम बेसिकली सेकेंड कॉइल में इंड्यूस कर रहे हैं EMF, ना कि पहले कॉइल में, है ना। हम सेकेंड कॉइल को स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, कि पहले कॉइल में चेंज करने से सेकेंड में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या किया, E21 मतलब सेकेंड पर पहले की वजह से, ये है ऑन, ये है ड्यू टू, मतलब पहली कॉइल की वजह से सेकेंड पर, तो जो EMF आएगा वो क्या आएगा, N2d∅21/dt। ऐसा क्यों आया, देखो phi21 तो यहां से आ गया, क्योंकि हम phi21 ही पढ़ रहे हैं, मतलब फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, पहले की वजह से दूसरे में फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका N2d∅dt, और माइनस साइन आपका आगे की तरफ आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन मिली। अब हमने फाई को यहां पर और एक्सपेंड कर दिया, भाई फ्लक्स क्या होता है, B.A होता है, तो आपने इसको और एक्सपेंड कर दिया, इसको आपने क्या लिख दिया, N2 की जगह आपने N2 लिख दिया, और जो d∅dt था उसकी जगह पर आपने एक काम कर दिया, B.A लिख दिया, ठीक है। तो बस इतना सही है यहाँ पे, है ना। चलो देखो, जो इंड्यूस्ड EMF है कॉइल 2 में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासेस थ्रू कॉइल 1। सिंपल सी बात है यार, देखो अगर कॉइल 1 का करंट आप बढ़ा दोगे तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, ज्यादा EMF इंड्यूस होगा तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, तो इसमें करंट चेंज करने से इसमें EMF में फर्क पड़ रहा है ना। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है कि जो आपका कॉइल 2 का फ्लक्स है या कॉइल 2 का जो इंड्यूस्ड EMF है वो पहली कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये यहां पर क्या है, जो फ्लक्स है सेकंड कॉइल में वो बेसिकली पहली कॉइल के करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से जो N2∅21 है, मतलब सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो बेसिकली क्या आ गया, MI। मैंने बताया ना, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आपने M लिख दिया, ये बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा N2∅21 = M21I1। देखो N2 मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ सेकेंड कॉइल, है ना, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड कॉइल, phi21 मतलब फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1, M21 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1, है ना, और I1 मतलब करंट ऑन फर्स्ट कॉइल, ठीक है। तो यहां से हमें बढ़िया फॉर्मूला मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट कैन बी रिटन एज, तो देखो यार जो ये M आया इसको अगर आप इधर छोड़ दो, करंट को अगर इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी N2∅21/I1, है ना। तो ये आपका M21 आ जाएगा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन कॉइल 2, है ना। द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, जो मैंने आपको पहले ही बताया वो सब में सेम है। तो एक हेनरी को 1 टेस्ला.1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 एम्पियर फिर से डिफाइन कर सकते हो उसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया, ठीक है। सिमिलर मैनर द करंट इन कॉइल 2, अब देखो बेसिकली सिमिलर मैनर जैसे हमने कॉइल 1 में काम किया वैसे कॉइल 2 में भी तो हो सकता है। सिमिलर मैनर द करंट इन कॉइल 2 I2 कैन प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल 1 व्हेन I2 इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो अब की बार उल्टा हो जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब की बार कुछ ऐसा हो जाए। पिछली बार हमने क्या किया था, बेसिकली जो कॉइल 1 थी उसमें करंट को चेंज किया था, तो हमारा चेंज कॉइल 2 में आ रहा था, लेकिन अब की बार हमारा दिमाग खिसक गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे कॉइल 2 में करंट को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कॉइल 1 में क्या हो रहा है। तो अगर ऐसा हमने किया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर पहले कॉइल 1 थी वहां कॉइल 2 हो गई, यहां पर पहले कॉइल 1 थी वहां कॉइल 2 हो गई, और जहां कॉइल 2 थी वहां कॉइल 1 हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, आप करंट को फ्लो कर रहे हो कॉइल 2 में, तो इसमें करंट को फ्लो करोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जाएगा और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में इसमें करंट इंड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। तो फिर यहां पर सारा फॉर्मूला वही रहेगा, बस फर्क इतना है कि अब की बार जहां पर पहले 2 1 था अब की बार 1 2 हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो
कि N1 φ2 जो आएगा, मतलब देखो सिंपल सी बात है, आप कॉइल 1 पर डिस्कशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके N1 हो गए, है ना, और इस पर जो फ्लक्स है वो φ1 हो गया। तो N1 φ2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसके फ्लक्स की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब फ्लक्स तो इसकी वजह से आ रहा है ना, तो इसलिए φ2 बोला जा रहा है ना। तो N1 φ2 वो किसके बराबर हो जाएगा, M1I2, है ना। मतलब क्या हुआ कि आप सेकेंड कॉइल पर, मतलब फर्स्ट कॉइल पर सेकेंड कॉइल की वजह से निकाल रहे हो, तो करंट तो सेकेंड कॉइल का है ना, फ्लक्स सेकेंड कॉइल का है, लेकिन इंड्यूस आप इसमें कर रहे हो, तो इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1, करंट है आपका सेकेंड कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके कॉइल 1 के, और फ्लक्स किसकी वजह से है, वो भी सेकेंड कॉइल की वजह से है, तो इसीलिए ऐसी इक्वेशन यहां पर बनी है, ठीक है। तो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अनदर म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब ये भी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ही है, लेकिन फर्क इतना है कि अब की बार कॉइल 2 कॉइल 1 में इंड्यूस कर रही है, पहले कॉइल 1 कॉइल 2 में इंड्यूस कर रही थी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनोइड, बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये आपको कोएक्सियल का मतलब है कि एक ही एक्सिस पे दो सोलेनोइड हैं, मतलब मान लो एक मैंने ये मेटालिक फ्रेम लिया, इसके ऊपर मैंने वायर को लपेट दिया, अब मैंने क्या किया, यही मतलब ये थोड़ा सा मोटा ले लिया और ये एक्सिस मैंने यही रखी है ना, और फिर उसके ऊपर लपेट दिया। तो आप अगर देखें तो जो छोटी सोलेनोइड है उसको बड़ी सोलेनोइड के अंदर आप रख सकते हो, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे है, देखो अंदर जो छोटी सोलेनोइड है उसके ऊपर आपने एक बड़ी सोलेनोइड को रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है एक कॉइल की वजह से दूसरी पर, वो क्या आता है, वो आता है इस तरीके से, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, मतलब यहां पर N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दोनों कॉइल, A मतलब एरिया, L मतलब लेंथ, ठीक है, जो लेंथ होती है कॉइल की, दैट इज दी L, देखो ये दे रखी है, और A मतलब एरिया, है ना। तो N1 और N2 आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोनों सोलेनोइड के, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जिस पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हो उसका एरिया आपको ले लेना है ना। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो ये दोनों चीज ना जुड़ी हुई हैं, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेसिकली देखो जिस कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है उस कॉइल में असल में देखा जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस भी हो रहा है। देखो आप अगर इमेजिन करो यहां पर आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये कॉइल 1 से आपने अटैच कर दिया, तो अगर आप देखें तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से इस वाली कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है, अगर आप देखें तो, ठीक है ना भाई, इस वाली कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब रुकावट, खुद की रुकावट, तो जो कॉइल है वो तो खुद भी रुकावट करेगी ना, जो करंट आ रहा है वो आने नहीं देगी, है ना। कॉइल की फिलॉसफी क्या है, आ रहा है तो आने नहीं देंगे, जा रहा है तो जाने नहीं देंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि करंट इसमें आ रहा है, करंट इसमें बढ़ रहा है, तो बढ़ने नहीं देगा, आने नहीं देगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पास में आपने दूसरी कॉइल भी रखी हुई है, तो इसमें जो चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ लीक होके सेकेंड कॉइल पर भी जा रहा है, और सेकेंड कॉइल में भी इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। तो मतलब एक ही कॉइल में दोनों चीज हो रही हैं, म्यूचुअल भी हो रहा है, सेल्फ भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ उसी में होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी वाला, है ना, उसी में आप सेल्फ इंड्यूस कर सकते हो। क्योंकि जो दूसरा कॉइल है जिसमें कोई भी बैटरी नहीं है, उस केस में उस वाले कॉइल में आप म्यूचुअल ही कर सकते हो, उसमें सेल्फ कर ही नहीं सकते क्योंकि बैटरी ही नहीं है सेल्फ करने के लिए। तो सिंपल सी बात है। तो कंसीडर अ कॉइल 1 विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड देयर इज अ की। तो आपने एक कॉइल 1 ले ली जो बैटरी से और एक की से कनेक्टेड है। देयर इज अनदर कॉइल 2 विच इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। आपने एक कॉइल 2 ले ली, ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, मतलब यहां पर ये बैटरी है तो आप इसको हटा के गैल्वेनोमीटर मान लो, ठीक है। When the key is closed, मतलब आपने जैसे की क्लोज की तो करंट फ्लो करने लगेगा भाई, जैसे आप की को क्लोज करोगे तो बैटरी से करंट निकलेगा जो इस कॉइल में जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक सेल्फ इंडक्शन आएगा, है ना। और बिकॉज ऑफ करंट फ्लो इन कॉइल 1 देयर विल बी चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल 2। जब आप करंट इसमें फ्लो करोगे तो इसमें फ्लक्स आएगा, है ना, लीक होके म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, है ना। तो दिस शोज बोथ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इससे हमें क्या पता चला कि दोनों ही इंडक्शन साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों एक ही कॉइल में हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस साइमल्टेनियसली एक साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी।
अब देयरफॉर फ्लक्स लिंक टू कॉइल 1 इज N1 इक्वल टू L1I1 प्लस I2, मतलब वो ये कह रहा है कि कॉइल 1 का जो फ्लक्स है वो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है यार, इसमें खुद का सेल्फ इंडक्टेंस भी है कॉइल 1 में, तो जो कॉइल 1 का जो फ्लक्स होगा बेसिकली वो टोटल फ्लक्स क्या होगा N1 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो N1 ये टोटल किसके बराबर होगा, एक तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से L1I1 आ गया, सिंपल सी बात है ना। और एक इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है बेसिकली। देखो मान लो मैंने दोनों ही कॉल ऐसी ले ली जिसमें बैटरी लगी हुई है सपोज, ठीक है। अब इसमें भी करंट फ्लो होगा, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा सपोज वो I2 है, तो उस I2 करंट की वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, और जो इसमें करंट फ्लो होगा उसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो दोनों आपस में लिंक्ड हैं बेसिकली। तो यहां पर जो कॉइल 1 का फ्लक्स होगा वो I2 की वजह से म्यूचुअल भी हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर बोला गया है M12, मतलब 12 का मतलब समझ गया ना, म्यूचुअल इंडक्शन ऑन कॉइल 1 ड्यू टू 2, है ना। इस कॉइल 1 पर 2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस, और I2 मतलब क्यों, क्योंकि इसी करंट की वजह से इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आप निकाल रहे हो। तो ये आपका पहली वाली पर आ गया। अब दूसरी वाली पर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, मान लो आप क्या चाहते हो, आप कॉइल 2 पर लिखना चाहते हो इसी इक्वेशन को, तो कैसे लिखोगे। अब कॉइल 2 के लिए आप टोटल फ्लक्स कितना लिखोगे, N2 टोटल फ्लक्स किसकी वजह से है, एक तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है L2I2 करोगे, साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस वाली कॉइल की वजह से इसमें, तो यहां क्या करोगे, यहां हो जाएगा M21, मतलब सेकंड कॉइल पर पहले की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस, और करंट है सेकंड मतलब पहली कॉइल का, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन सेकंड के लिए हो जाएगी। अब एक और चीज आप जानते हो कि बेसिकली अगर आप इसको EMF की टर्म में लिखना चाहते हो, बेसिकली अगर आप इसको EMF की टर्म में लिखना चाहते हो तो जो टोटल EMF होगा वो क्या होगा, देखो जो टोटल EMF होगा बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से तो LdI/dt हो जाता है माइनस LdI/dt, है ना, साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी हो गया, तो वो कितना हो जाएगा MdI/dt, है ना, M12 di2/dt, ठीक है। M12 का मतलब समझ गए, म्यूचुअल इंडक्शन ऑन कॉइल 1 ड्यू टू 2, है ना, दूसरे की वजह से पहले पर, और क्योंकि दूसरे की वजह से पहले पर निकाल रहे हो इसलिए करंट आपने दूसरे का लिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला टॉपिक है AC जनरेटर। तो एन इलेक्ट्रिकल मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज AC जनरेटर या अल्टरनेटर या डायनामो। एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ घुमाई, जैसे आपके घर में जनरेटर होता है तो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको वो बिजली में बदल देता है, तो AC जनरेटर वही होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, तो यहां लिखा हुआ है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ऑब्वियस ही बात है AC जनरेटर EMI के प्रिंसिपल पे काम करेगा, तभी हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। That is, when a coil is rotated in uniform magnetic field and induced EMF is produced in it। मतलब ये कह रहा है कि जब आप किसी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा। जब भाई कॉइल को घुमाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस हो जाता है ना। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी फंक्शनिंग देखते हैं, थोड़ी वर्किंग देखते हैं, थोड़ा इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर आपका एक बेसिक डायग्राम दिया गया है जो NCERT में भी है, मतलब NCERT का एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर सा डायग्राम है NCERT में भी। देखो ये आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाए, इससे क्या फायदा होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो यहां पर आपने एक कॉइल लगा दी। अब यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो कॉइल है ये घूम रही है, ऐसे ये घूम रही है ना। जब घूमेगी तो अलग अलग एंगल्स पे जाएगी, तो ये जब अलग अलग एंगल्स पे जाएगी तो फ्लक्स हमेशा अलग आएगा, फ्लक्स हमेशा वेरी करेगा। तो फ्लक्स हमेशा जब वेरी करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, है ना। भाई सिंपल सी बात है, जब भी जब फ्लक्स चेंज होता है समय के साथ में तब तब EMF इंड्यूस होता है, और EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो करंट है उसको आप यहां से बाहर निकाल लोगे, ठीक है ना, मतलब जिसके अक्रॉस भी आपको करंट चाहिए, ठीक है। जैसे आपको बल्ब लगाना है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट चलाना है, तो उसके जो रेजिस्टेंस है वहां पर आप आउटपुट ले लोगे करंट का। ये AC करंट होगा, मतलब एक बार यहां से आएगा पॉजिटिव तो दूसरे से नेगेटिव आएगा, कुछ इस तरीके से आप मान लो, ठीक है। चलो अब यहां पर बेसिकली ये देखो, अगर मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूं, देखो यहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये कॉइल घूम रही है ना। देखो तो
तो ये जो कॉयल है बेसिकली ये इस तरीके से घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसमें आप देखो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे कॉयल घूम रही है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है बेसिकली, ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आर्मेचर कॉयल ABCD, मतलब ये जो आर्मेचर कॉयल है आप देखो A B C और D, ये जो आर्मेचर कॉयल है रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब ये जो आर्मेचर कॉयल है जब ये घूमेगी इसमें, है ना, इट कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। भाई सिंपल सी बात है, जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हर बार अलग अलग आएगा, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। और जब जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तब तब आपका क्या होता है, तब तब आपका EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। Thus, magnetic flux linked with the coil changes and hence induced EMF is set up, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और EMF सेटअप हो जाएगा। The direction of the induced EMF or the current in the coil is determined by the right hand rule। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाकर आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मतलब वही फिंगर घुमाओ और या फिर करंट की डायरेक्शन में आपको फिंगर करना है, तो ये जो आपकी उंगलियां हैं थंब करना है, जो आपकी फिंगर्स जिधर कर लोगी वो डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पता चलेगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स में करा दिए हैं, आप अगर एक बार नोट्स को रिवीजन करोगे तो शायद आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ बेसिकली द करंट फ्लोज आउट थ्रू द ब्रश B1, देखो ब्रश B1 कौन सा है, ये है ना। तो जब करंट इससे निकलेगा इन वन डायरेक्शन ऑफ हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड थ्रू द ब्रश B2 इन द नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन इन द रिवर्स डायरेक्शन। ब्रश B1 से एक डायरेक्शन में जाएगा, ब्रश 2 से दूसरी डायरेक्शन में करंट आएगा। देखो यहां पर भी आप डायरेक्शन देख सकते हो। तो बेसिकली इसीलिए ये AC करंट है, इसीलिए ये AC जनरेटर है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो AC करंट की खास बात होती है ये इस तरीके से होता है, मतलब एक साइकिल पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है, जबकि जो DC करंट होता है वो ऐसे होता है, इस तरीके से, सिंपल है ना। ये DC करंट की खास बात होती है। तो ये आपका AC करंट कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक साइकिल पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक हाफ पॉजिटिव दूसरा हाफ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रश B1 से मान लो पॉजिटिव आया है तो ब्रश B2 से नेगेटिव करंट आएगा, तो ये AC जनरेटर है ना। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, देयरफॉर EMF प्रोड्यूस इज ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर, मतलब अल्टरनेट, भाई अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, अल्टरनेट नेचर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा, -NdΦ/dt, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। भाई जो कॉयल है उसके जितने भी टर्न्स होंगे और जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा उसके हिसाब से EMF आ जाएगा NdΦ/dt। तो ये जो बेसिकली जो d∅ है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, BA ओमेगा साइन ओमेगा t। अब ये कहां से आया, भाई फ्लक्स की वैल्यू रख दिया आपने, कौन सी दिक्कत है। आप ये इमेजिन करो जो हमारा EMF है बेसिकली वो NdΦ/dt है, और जो फ्लक्स है वो होता क्या है, अगर आप देखें तो फ्लक्स BA cos थीटा ही तो होता है। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अच्छा यहाँ पर जो थीटा है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्कुलर में जो थीटा होता है वो ओमेगा टी के बराबर होता है ना, क्योंकि जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और टी टाइम होती है। तो अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है क्लास 11 में तो आपको याद होगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ओमेगा टी के बराबर हो सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका BA cos ओमेगा टी। तो जब आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस की वैल्यू तो साइन हो जाएगी और जो ओमेगा है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा, ये आएगा ओमेगा बाहर आ गया, BA का BA बचा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, है ना। इसीलिए यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, देखो BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके ये आया है और n की वैल्यू आपने यहां पर रख दी, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहां पर जो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी है इसको आपने E0 बोल दिया है, मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां तक आपको समझ में आ ही गया, यानी कि हमें क्या समझ आया, हमें यह समझ आया कि जो भी हमारा EMF है वो बेसिकली NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी है ना। ये हमें समझ आ गया, मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मतलब फ्लक्स का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो BA ओमेगा साइन ओमेगा टी है। देखो n कहां से आया, n ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो ये E0 साइन ओमेगा टी जो है वो बेसिकली हमने इस वाली वैल्यू को बोला है, ये जो वैल्यू है ना इसको हमने E0 साइन ओमेगा टी बोला है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम E0 बोल रहे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है EMF की।
अब आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हो कि ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है? ई नॉट इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि देखो, आप इसको मैक्सिमम इसलिए बोल सकते हो बेसिकली क्योंकि ये मैक्सिमम का मतलब है कि ई नॉट की वैल्यू आपकी एन बी ए ओमेगा आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली। तो मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो जो साइन ओमेगा टी है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? 90 डिग्री हो सकती है, यानी कि साइन 90 होता है 1, यानी कि साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ई नॉट आपका एन बी ए ओमेगा के बराबर है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए वो ई नॉट लिखा है जहां पर ई नॉट एन बी ए ओमेगा के बराबर है। ओके, अब यहां पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो करंट होता है वो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है। भाई ओम्स लॉ याद है ना, करंट V अपॉन R होता है। तो आपने E की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी रखा और नीचे R रखा, तो ये ई नॉट बाई आर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल सी बात है। देखो भाई सिंपल सी बात है, जो E है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। मुझे अगर करंट निकालना है तो करंट क्या होगा? E अपॉन R होगा, मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब जो मेरा वोल्टेज है वो मैंने अभी भी देखा ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और अपॉन में R है। तो मैं अगर इस वाली वैल्यू को ऑब्जर्व करूं तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है, तो I क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो यहां पर वही बोल रहा है, ठीक है। R क्या है? इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी, है ना, सारे फॉर्मूलों की, सारी चीज़ों की। ओके, तो ईएमएफ क्यों आया? क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और जब फ्लक्स में चेंज आता है, जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट अपना भी आ जाएगा, क्योंकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां तो करंट आ ही जाएगा, है ना। अब ये बेसिकली ग्राफ है, ये एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैंने अलग ढंग से आपको प्रेजेंट किया है। ये जो ग्राफ है बेसिकली ये अल्टरनेटिंग नेचर को बता रहा है। मतलब देखो, जो कॉइल है उन दोनों के बीच में घूम रही है, अलग अलग एंगल पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उधर की तरफ है, मतलब आप मान सकते हो कि राइट हैंड की तरफ है, और ये जो कॉइल है ये आपका 0 डिग्री पर है, मतलब अभी तक ये बिल्कुल नहीं घूमी है ना, एज इट इज आपने रखी हुई है। तो आपका जो ईएमएफ है वो भी 0 है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ई की वैल्यू है ऐसे केस में वो भी 0 है, क्योंकि आपने यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू 0 करी हुई है। और हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 है मतलब साइन की वैल्यू 0 है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब आपका जो ईएमएफ है वो 0 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया बेसिकली, जब 90 डिग्री पे वो घूम गई कॉइल, जब आपने 90 डिग्री पर इस कॉइल को घुमाया तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ऐसे राइट हैंड पे था, ईस्ट में या वेस्ट में, मान लो ये ऊपर नॉर्थ में चला गया, ये 90 डिग्री पर घूम के यहाँ पर आ गया। जब ये घूम कर, देखो यहाँ पर बनाया भी गया है साइन घूमने के लिए, तो जब ये घूम कर आया तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर कॉइल और इसके ये जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री आएगी तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ई नॉट साइन 90, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, मतलब ईएमएफ इस केस में मैक्सिमम आएगा। आप देख भी सकते हो पीक पर आ गया, है ना। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर आपने ओमेगा टी को और 90 घुमा दिया, तो ये पहले पाई बाई 2 घूमा था, अब वो टोटल पाई घूम गया, मतलब 180 डिग्री घूम गया। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए देखो यहाँ पर 180 डिग्री पर ये 0 हो गया फिर से ईएमएफ, है ना। फिर क्या हुआ? फिर आपने 90 और घुमा दिया, तो पाई में जब पाई बाई 2 जोड़ोगे तो 3 पाई बाई 2 आता है, यानी कि 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे आंसर होता है -1, तो इसीलिए ये माइनस में पीक आ गया, मतलब अब अल्टरनेट करंट है ना, तो एक बार प्लस साइकिल एक बार माइनस साइकिल, सिंपल सी बात है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, तभी तो अल्टरनेटिंग करंट है। वैसे अल्टरनेटिंग करंट को हम अगले में पढ़ने वाले हैं, अगले एनसीईआरटी क्रक्स में, ठीक है ना, तो आपको और क्लैरिटी आएगी वहां पर। फिलहाल आप समझने की कोशिश करो। अब ओमेगा टी जब और 90 घुमाया, मतलब ये जो आपका बेसिकली आप ये कह सकते हो ये जो कॉइल है इसको आपने, भाई ये तो 360 घूम रहा है ना, ऐसे 360 घूम रहा है, तो जब आपने पहले 90 घुमाया, फिर और 90, फिर और 90, फिर और 90, तो ऐसे करके आपने 4 बार घुमाया, जो 0 पर था वो 360 पर वापस वहीं आ गया, है ना। देखो पी क्यू से स्टार्ट हुआ,
और ये मतलब आप इसमें तो खैर मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहे हो, क्योंकि कॉइल जो घुमाने वाला था वो आपको थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने हटा दिया वो एनसीईआरटी का। तो बेसिकली यहाँ पर आप ना मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहे हो, तो उससे आप ये समझ लो, हालांकि घूम तो कॉइल ही रहा है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। जैसे ये पहले फील्ड ईस्ट में था, फिर नॉर्थ में चला गया, फिर वेस्ट में आ गया, फिर आपने साउथ में कर दिया, फिर ईस्ट में आ गया, मतलब फिर से वहीं आ गया 360 पर, ठीक है। तो ये आपका अल्टरनेट करंट यहाँ से मिलता है ना। ये वेरिएशन होता है अलग अलग एंगल्स पे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस चीज़ को कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। दिस इज अमेजिंग चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरेटर्स, डायनामोज एंड ऑल दैट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड करे हैं उनको प्रॉपर आप कर लीजिए, है ना। और आपको मेरे प्रॉपर लेक्चर्स देख लेने हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जब आप देखोगे तो मैंने जो जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, जितने भी क्वेश्चन के तरीके बताए हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ में मैंने कम से कम 100-125 क्वेश्चन कराए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आप उनको कर लीजिएगा। जिसमें जेई, नीट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अलग अलग कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, एससी वर्मा, डीसी पांडे के सारे मिक्स क्वेश्चन मैंने नोट्स में बनवाए हैं, करवाए हैं वीडियोस के अंदर, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और देख लिया है तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर एनसीईआरटी क्रक्स में, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और एनसीईआरटी का समरी हम अगले चैप्टर का पढ़ेंगे बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।